अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज के डिस्कशन फोरम की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सेल्फ एस्टीम, अ मिसिंग पीस ऑफ द पजल। और इसको प्रेजेंट करेंगी डॉक्टर नायाब मुमताज। शी इज़ फ्रॉम कम्युनिटी 19 ग्रुप 5। ओवर टू यू नायाब। Jazakallah khair. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing well. My name is नायाब मुमताज़ और आज हमने डिस्कस करनी है सेल्फ एस्टीम। स्लाइड प्लीज आगे कर लीजिए। ओके, क्विकली कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है डेफिनेशन, देन फैक्टर्स हैं, ग्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फाइनली रेफरेंसेस हैं। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशंस अटेंड की होंगी और कुछ आइडिया होगा कि सेल्फ एस्टीम क्या होती है। सेल्फ वर्थ कह सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं। यू नेम इट, आप कुछ भी कह सकते हैं। बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग एंड दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। दैट इज़ के देखें, अब सेल्फ एस्टीम या तो हाई होती है या लो होती है। इट्स अ बाइनरी सिचुएशन। नाउ द जज हु विल पास द वर्डिक्ट अबाउट द सेल्फ एस्टीम कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है, वो जज आप खुद होंगे। ये असेसमेंट आपके बारे में कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा, आपका कोई पीयर, कोई कंसल्टेंट, कोई सुपरवाइजर, कोई आपको नहीं बताएगा कि आपकी एस्टीम हाई है या लो है। एंड वाइस वर्सा, आप भी किसी के बारे में ये जजमेंट पास नहीं कर सकते कि हाँ तुम्हारी एस्टीम हाई लग रही है, तुम्हारी लो लग रही है, तुम्हारी फिर हाई लग रही है। नो, इट इज प्योरली प्योरली ए सब्जेक्टिव असेसमेंट कि ये असेसमेंट हम अपने बारे में खुद करते हैं इन अ वेरी लेमैन टर्म कि मेरी मेरी अपनी नज़र में क्या औकात है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। सो डेफिनेशन देख लीजिए, सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनल वर्थ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह फूड और क्लॉथिंग बेसिक फिजियोलॉजिकल ह्यूमन नीड है, बिल्कुल उसी तरह से एस्टीम भी एक बेसिक साइकोलॉजिकल ह्यूमन नीड होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। क्या मतलब इस लाइन का? देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। रिजल्टेंटली क्या होता है कि आप उस इन्फेक्शन से विद इन अ वीक और टू रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब भी हम पर ज़िंदगी में कोई कड़ा वक़्त आता है, तो उस सेटबैक से रिकवर करने में जो चीज़ हमें हेल्प करती है, दैट इज़ आवर एस्टीम। अब होता क्या है कि जब हम किसी मुश्किल सिनेरियो में होते हैं, तो सबसे पहले हम उस सिनेरियो को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उस एक्सेप्टेंस के चक्कर में हम करते ये हैं कि हम अपनी पोज़ीशन को जस्टिफाई करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम क्यों जस्टिफाई करते हैं? रेफर बैक टू द कैटेगरी में ही रखूँगी। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं अपनी एस्टीम सेट करूँगी, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल बी ऑन हाई साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आप इसकी एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन। अब मैं फ़लस्तीन के लिए क्या ही कर सकती हूँ? मतलब मैं वहाँ जाके जंग तो नहीं कर सकती ना, वो आर्मी का काम है मिलिट्री एक्सपीडिशन लेके जाना। डिप्लोमैटिक फोरम के ऊपर जो भी स्ट्रगल करनी है वो पॉलिटिशियंस का काम है, मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं दुआ कर सकती हूँ, मैक्सिमम को फाइनेंशियल एड कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ कि आई हैव माय जस्टिफाइड माय पोज़ीशन विद इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेक श्योर कि जब मेरे सामने से खत्म करने के लिए या इसको टैकल करने के लिए जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, टू मेक श्योर कि मेरी एस्टीम के ऊपर किसी किस्म का हर्फ ना आए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सारे प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन के अंदर, इस सारी ह्यूमन बायसनेस के अंदर हम एथिक्स की धज्जियां बिखेर देते हैं, हम स्टैंडर्ड उठा के ज़मीन पे मार देते हैं, मोरालिटी तो हम ज़मीन में गड़ा खोद के अंदर अंदर फेंक देते हैं। बट इट डज़न्ट रियली मैटर। उसका रीज़न क्या है कि ये चूँकि एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, मैंने अपने बारे में खुद करनी है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इतनी बायस्ड हूँ कि मैं अपनी एस्टीम पे किसी किस्म का कोई हर्फ ना आने दूँ। होपफुली थिंग्स आर मेकिंग सेंस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एनीवेज़, अब तक हमने डिस्कस की थी डेफिनिशन और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया था इस कांसेप्ट को कि इस बात का क्या मतलब है कि सेल्फ एस्टीम इज़ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। नाउ रेफरिंग बैक टू द ह्यूमन नीड्स होती हैं 2 तरह की, एक होती है फिजियोलॉजिकल नीड और एक होती है साइकोलॉजिकल नीड। अब जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है उनका ताल्लुक होता है ह्यूमन सर्वाइवल के साथ। अब चूँकि जिसका ताल्लुक सर्वाइवल के साथ है तो उसमें एनर्जी भी उतनी ही सर्व की जाएगी जितनी सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथिंग है, फूड है, शेल्टर है, यू आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स इन योर डाइट, गुड इनफ। इससे ज़्यादा आप इसके ऊपर एनर्जी ज़ाया नहीं कर सकते।
नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी आर सो कॉट अप विद फिजियोलॉजिकल नीड्स कि हमारे पास साइकोलॉजिकल के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं बचता। आप रिफर बैक कर सकते हैं लाइफ साइकिल को। एक बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, प्रोफेशन में टाइम लगाता है। बाय द एंड ऑफ लेट 40s, और अगर आप ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है तो बाय द टाइम ऑफ लेट 50s, एक इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड के घन चक्कर से फारिग होता है कि अच्छा यार, नाउ आई आई गेट मैरिड, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा करियर भी सेटल्ड है। अब मैं इस बारे में सोचूंगा कि मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं। और वो भी नॉट बिकॉज कि हमें कोई बहुत ज्यादा शौक होता है इनके बारे में सोचने का, बिकॉज एट दैट टाइम जिंदगी में पहली बार रियलाइज होता है कि ये जो मैंने जितना मालो मता इकट्ठा किया है बेटों की सूरत में, माल की सूरत में, ये सब पर्पस तो नहीं था। वंस अगेन रेफर बैक टू द कंसेप्ट कि हम अपनी ह्यूमन बाइसनेस की वजह से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। हम अपने लेट 40s और 50s में भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके पास बेटे होते हैं, जिसके पास रेंज रोवर होती है, लोग उसे पूछते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। नाउ प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम अपने डेथ बेड पे होते हैं। डेथ बेड पे ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ये जितना भी दुनिया का मालूमात इकट्ठा किया था, ये मकसद नहीं था। इट कुड बी अ टूल, इट कुड बी प्लान ऑफ एक्शन, आप इसको स्ट्रेटेजी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये आने का पर्पस नहीं था। अब ज़िंदगी में कभी मैंने अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को कैटर किया ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार दुनिया में आने का मकसद क्या था? अ, मैंने कभी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी एस्टीम का पेडेस्टल किस चीज़ के ऊपर सेट हुआ हुआ था। अब वो जो बाय द लेट 50s और 60s वर्स्ट केस सिनेरियो डेथ बेड पे जो मुझे रिग्रेट होगा, उस रिग्रेट से बचने का क्या तरीका है कि हम टाइमली अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को कैटर करना शुरू कर दें। अब हमारे पास ये जो पिरामिड है, अब्राहम्स मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये हमें ये बताता है कि फिजियोलॉजिकल नीड पहले आती है और साइकोलॉजिकल बाद में आती है। इट्स एन इम्पोर्टेंट कांसेप्ट, हम इसको आगे दोबारा भी डिस्कस करेंगे कि पहले मैं सर्वाइवल की चीज़ों पे फोकस करूँगा और उसके बाद आई विल थिंक अबाउट कि अच्छा पर्पस क्या था एंड स्टफ लाइक दैट। बट इट्स रियली अमेजिंग कि जब आप इस्लाम में एंटर होते हैं, तो इस्लाम इस पिरामिड को उल्टा करता है। इस्लाम पहले ये सिखाता है कि हम सोचना सीखेंगे। इस्लाम पहले ये सिखाता है कि ज़िंदगी का पर्पस डिसाइड होगा, एस्टीम का पेडेस्टल सेट होगा, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन होगी। हाँ, उसके बाद सोचा जा सकता है कि गाड़ी रेंज रोवर रखनी है कि फेरारी रखनी है, कपड़े गुच्ची से खरीदने हैं कि अरमानी से खरीदने हैं। ये सारी बातें बाद में भी डिसाइड की जा सकती हैं। प्राइमरी पर्पस ये होगा कि हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को कैटर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अब्राहम मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। वंस अगेन इसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल पहले आती हैं और साइकोलॉजिकल बाद में आती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स। अब देखें, बच्चे की तो कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होती, दैट्स अ कॉमन सेंस थिंग। सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना शुरू होती है एडोलेसेंस की एज से, जब बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है, वहां से एस्टीम बिल्ड होती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी या ज्यादा होगी, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और बाय द एंड ऑफ 50s और 60s ये एक प्लेटियो की शक्ल में चली जाती है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि सेल्फ एस्टीम इज अ क्रॉनिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आज मेरी एस्टीम हाई है, कल वो लो हो जाएगी, परसों फिर हाई हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया ना, कि सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनल वर्थ। बाय द एंड ऑफ माई 50s और 60s मैंने अपने आप को ओवरऑल एक सक्सेस कंसिडर किया है या फेलियर कंसिडर किया, उसकी बेस के ऊपर मेरी एस्टीम सेट होगी। नाउ एक चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एस्टीम का पेडिस्टल, एस्टीम का स्टैंडर्ड। अब वो पेडिस्टल और स्टैंडर्ड कहाँ से आता है? वो आता है एनवायरनमेंट से, वो आता है पीयर ग्रुप से, वो आता है पेरेंट्स से। दैट इज टोटली टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में डिस्कस करें तो आप इसे कॉफी टेबल फिनोमेना कह सकते हैं, सेरोटोनिन रेगुलेशन कह सकते हैं, कि घर के गोल में इसके ऊपर जो डिस्कशन हो रही है ना, उसमें से बच्चा अपना अल्फा, अपना हीरो निकाल लेता है। I'm gonna share a personal example with you. When I was in FSC and my अम्मा said कि वो जो एक भाई है ना दूर पार के, उनका किंग एडवर्ड में एडमिशन हो गया। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि शायद किंग एडवर्ड जो है ना, वो जन्नत के बागों में से कोई एक बाग है। आई नो इट्स अ फनी एनालॉजी, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। दिस इज द रीजन कि पेरेंटिंग के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर हम अपने बच्चों की एस्टीम का पेडिस्टल बिल्कुल सही सेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ philosophy rather than on the basis of any physiological need, तो it gonna help by the end। क्योंकि देखें, एक दफा एस्टीम का पेडेस्टल सही तरह से सेट हो गया, तो उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजीज, इन सब चीजों को हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। नाउ आई वांट योर फुल अटेंशन बिकॉज चीजें थोड़ी सी यहाँ से ग्रेव हो जाएंगी। अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है उसमें हम एस्टीम का जो पेडेस्टल डिस्कस कर रहे हैं, वो हम फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह के फ्रेजेस भी सुने होंगे, यू नो, दैट्स माय ड्रीम कार, दैट्स माय ड्रीम जॉब, बस एक दफा मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, एंड स्टफ लाइक दैट।
अब अगर हमारी एस्टीम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ट नहीं है ना, तो वी हैव टू डबल चेक, मे बी वी आर ड्रेडफुली क्रेविंग फॉर सम फिजियोलॉजिकल नीड। जो ट्रू और ऑर्गेनिक एस्टीम होती है, उसका पेडेस्टल सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी ही होता है। इसका आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं। आप ह्यूमन हिस्ट्री देख लें, इंसान ने सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी के बेस पे जान दी भी है और जान ली भी है। अब ये जो जान लेने और देने वाला अमल है, ये फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर तो पूरा आ ही नहीं सकता। अब मैं अपनी क्लॉथिंग के लिए या फूड के लिए किसी की जान तो नहीं ले सकती हूँ, ना जान दे सकती हूँ। दैट्स अ कॉमन सेंस थिंग। अब अगर हमारी एस्टीम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ट होगी, अब हम आइडियल केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि मेरी एस्टीम जो है वो एस्टीम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ट है। रियलिस्टिक केस सिनेरियो से हम थोड़ा-सा साइड पे आ रहे हैं। अब अगर एस्टीम फिलॉसफी पे भी बिल्ट है, तो प्रॉब्लम तब जनरेट होता है व्हेन आई लुक आउटसाइड और मुझे पता चलता है कि चूँकि मैं मुसलमान हूँ, तो मेरी फिलॉसफी इस्लाम होगी, कि एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जो मेरी ही फिलॉसफी को ऑन करता है, ना सिर्फ ऑन करता है बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस फिलॉसफी को रिप्रेज़ेंट भी करता है, और वो कहता है कि इस्लाम तो एक मज़हब है। ये तो नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, खानकाह, अल्लाह, ये तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जो फ़िलॉसफ़ी मुझ तक पहुँची है, वो बताती है कि नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। इसकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, इसकी फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं, इसकी फैमिली वैल्यूज़ हैं, और सिस्टम तो एग्ज़ीक्यूशन माँगता है, वो किताब में रखने के लिए तो नहीं होता, वो तो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए होता है। अब जब मेरी फ़िलॉसफ़ी में कोई क्लैश आएगा, मेरी फ़िलॉसफ़ी पे कोई क्वेश्चन आएगा, दैट विल शैटर माय एस्टीम। क्यों? क्योंकि मेरी एस्टीम बिल्ट ही फ़िलॉसफ़ी के ऊपर है, एंड दैट लीड्स टू द वन एंड ओनली आइडेंटिटी क्राइसिस। दिस इज़ द रीज़न कि हमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज़ हम तक जो इस्लाम का एक कन्फ्यूज़्ड, क्वेश्चनेबल वर्ज़न पहुँचा है। पहली बात तो आइडियल केस सिनेरियो के साथ हम चल रहे हैं कि एस्टीम फ़िलॉसफ़ी के ऊपर बिल्ट हो। रियलिस्टिक सिनेरियो में एस्टीम फ़िलॉसफ़ी के ऊपर बिल्ट होती ही नहीं है। अगर हम उसको फ़िलॉसफ़ी पे बिल्ड कर भी लें, तो हम तक जो वर्ज़न पहुँचा है, वो इतना कन्फ्यूज़्ड और क्वेश्चनेबल है कि उससे स्टीम शैटर ही होती है, और उस वजह से हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। सो दीज़ आर सम फैक्टर्स। पहले हमने एज डिस्कस की, एनवायरनमेंट, फिलॉसफी एंड आइडेंटिटी। इस स्लाइड का, इस प्रेज़ेंटेशन का आप टेक अवे ले सकते हैं कि एस्टीम इक्वल्स टू फिलॉसफी, कि एस्टीम, ट्रू ऑर्गेनिक एस्टीम का सिर्फ एक ही पेडेस्टल है, एंड दैट इज़ फिलॉसफी। ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्रेड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब ग्रेड्स में लो है, फ्लक्चुएटिंग है, हाई है, और एक हाइपर इन्फ्लेटेड होता है। पहले लो को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि एस्टीम के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स और पेडेस्टल होते हैं। अब एक बंदे ने अपने लिए अपनी एस्टीम का एक पेडेस्टल डिसाइड किया है। मिसाल के तौर पे उसने यही डिसाइड किया कि भई मैंने ना रेंज रोवर खरीदनी है, रियलिस्टिक है सिनेरियो। अब उसने कोई स्टैंडर्ड तो डिसाइड किया ना, अब एक बेचारा इतना गरीब नॉट इन अ फाइनेंशियल सेंस, उर्दू में जिसको गरीब कहते हैं, इतना कोई गरीब आदमी है कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ये स्टैंडर्ड सोचा ही नहीं कि मेरी एस्टीम किस चीज़ के ऊपर बिल्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि चूँकि अपने लिए स्टैंडर्ड कभी खुद तो सोचा नहीं होता, तो अब ये बंदा स्टैंडर्ड बोरो करता है दूसरों से। मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी सास मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा कंसल्टेंट मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा एचओडी मुझसे राज़ी हो जाए, बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। दैट पर्सन इज़ इन कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। दैट इज़ क्लासिकल साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, कि हर वक़्त मुझे एक कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। व्हाई? बिकॉज़ आई एम बोरोइंग दोज़ स्टैंडर्ड्स फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट हमारे पास फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग डायनामिक होती है, लो और हाई के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहती है, और ज़ाहिर है फाइनली ये किसी एक तरफ इंक्लाइन हो जाएगी, हाई की तरफ या लो की तरफ। अब जो हाई सेल्फ एस्टीम है, ये लो से बिल्कुल ऑपोज़िट होती है। इस बंदे को किसी एक्सेप्टेंस, किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये बंदा अपने उस स्टैंडर्ड को, उस पेडेस्टल को अनअपोलोजेटिकली ऑन करता है, कि हाँ भई मेरा ये पेडेस्टल है, इसमें मेरी एस्टीम बिल्ट है, मैं इसको अनअपोलोजेटिकली ऑन करता हूँ। मुझे तुमसे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ आयरॉनिकली अगर कोई बंदा इस्लाम को उसकी ट्रू क्लासिकल फॉर्म में ऑन करना शुरू कर दे ना, अनअपोलोजेटिकली उस पे स्टीम बिल्ड करके, तो हम मेक श्योर करते हैं कि ना सिर्फ हम खुद उससे बच के रहें, बल्कि हम अपने लव्ड वन को भी उससे बचा के रखें। दैट इज़ आयरनी, कि हाँ, वो जो आदमी है ना, वो ज़रा उसका दिमाग हिला हुआ है, फंडामेंटलिस्ट टाइप आदमी, बच के रहा करो उससे, ना सिर्फ खुद बच के रहा करो, घर वालों को बचा के रखा करो। अनफॉर्च्यूनेटली दैट्स एन आयरनी। एनीवेज़, नेक्स्ट हमारे पास होती है हाइपर इन्फ्लेटेड। अब हाई और हाइपर इन्फ्लेटेड में सिर्फ राइट और रॉन्ग का फ़र्क होता है। जो हाइपर इन्फ्लेटेड वाला होता है ना, उसको पता होता है कि मेरी फ़िलॉसफ़ी गलत है। इतनी मत मारी जाती है कि पता है मेरी गलत है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी पता है कि मेरे मद्दे मुकाबिल की फ़िलॉसफ़ी ठीक है। आप सोचिए ना कितनी सितम-ज़रीफ़ी है कि एक बंदे को इतनी बसीरत मिल गई है कि उसे पता है मैं गलत हूँ और सामने वाला ठीक है, एंड स्टिल वो अपनी इस ह्यूमन बायसनेस की वज़ह से, उस हठधर्मी की वज़ह से अपनी फ़िलॉसफ़ी को छोड़ नहीं रहा और दूसरे की ऑन करने को तैयार नहीं है।
इसकी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल अबू जहल है कि हाँ, तुम बातें करते हो ना कि खुदा एक होना चाहिए, गुलामों को हकूक दे दो, जानवरों को हकूक दो, सेंस बनाती हैं तुम्हारी बातें, आई गेट दैट। लेकिन मैं फिर भी अपने बाप-दादा का दीन नहीं छोड़ूँगा। सो दीज़ आर ग्रेड्स, इसमें लो है, लो वाले को एक्सेप्टेंस चाहिए, हाई वाला अनअपोलोजेटिकली ऑन करता है अपनी फिलॉसफी को, और हाइपर इन्फ्लेटेड वाला राइट और रॉन्ग के डिफरेंस से भी अपने आप को उस बायसनेस की वज़ह से राइट की तरफ इंक्लाइन नहीं कर पाता। एंड नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। हमें कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, लेकिन इसके लिए आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, दैट इज़ एस्टीम इज़ इक्वल टू फिलॉसफी। बिकॉज़ अगर ये चीज़ ज़हन में नहीं होगी, फिर एग्जांपल्स समझना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल होगा। अगर हम किसी फिजियोलॉजिकल नीड की बेस के ऊपर एस्टीम डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर ये एग्जांपल समझ नहीं आएँगी। उसके बाद हम 2 सिनेरियोज़ डिस्कस करेंगे। सिनेरियो ए ये है कि एक बंदा अपनी फ़िलॉसफ़ी को पूरी तरह से ऑन करता है, उस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करता, उसको डिफेंड करता है, अपनी एस्टीम को हाई रखता है और इस सारे प्रोसेस में वो खुशी-खुशी जान दे देता है। सिनेरियो नंबर बी ये है कि एक बंदा अपनी फ़िलॉसफ़ी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी एस्टीम को लो करता है और रिग्रेट के साथ अपनी डेथ बेड पे जान देता है। ये सिनेरियो ए और बी हम साथ लेके चलेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जांपल्स, अगर आपने ह्यूमन हिस्ट्री में से पीक ऑफ एस्टीम उठानी हो ना, नॉट लो नॉट हाई, पीक ऑफ एस्टीम उठानी हो, तो वो करबला का इंसिडेंट है। व्हाई? कि देखो मैं खुद तो आ गया हूँ, ये मेरा 6 माह का बच्चा है, ये मेरा बड़े वाला बेटा है, ये दरमियान वाला है, ये बीमार है। ऑन द बैक आई हैव वुमेन ऑफ माय फैमिली एज़ वेल। आप सोचो ना कितनी अननेचुरल बात लगती है कि एक मर्द अपनी घर की औरतें लेके मैदान जंग में आ चुका है और उसके पास नंबर भी सिर्फ 72 है वर्सेस एक्स नंबर। एक कॉमन सेंस की बात है, उसको भी पता होगा ना कि हाँ यार, ये जंग तो मैं किसी सूरत नहीं जीत सकता, एंड येट उस जंग की पूरी तैयारी हुई है, उस जंग में लंबरदार सेट हुए हैं, उस जंग में सफ़ें दुरुस्त की गई हैं। ये सारी की सारी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको आपकी एस्टीम प्रोवाइड करती है कि भई जो फ़िलॉसफ़ी मैंने अपने नाना से इनहेरिट किया, मैं उसपे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब इस प्रोसेस में मेरी जान जाए, मेरे 6 माह के बच्चे की जान जाए, बड़े वाले की जाए, दरमियान वाले की जाए, घर की औरतों की जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। आई ओनली केयर फॉर माय फिलॉसफी, जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं अपनी एस्टीम हाई रखते हुए खुशी-खुशी सारे प्रोसेस में अपनी जान दूँगा। नेक्स्ट वी हैव हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब इस्लाम कबूल किया ना, तो लोग ताना भी यही मारते थे कि अच्छा अब तुम वो वाला दीन जॉइन करोगे, ना सिर्फ जॉइन करोगे बल्कि उसके लिए स्ट्रगल भी करोगे, जो दीन ये कहता है कि वी हैव अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, जिसको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता, और वो सुपीरियर ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया कि तुम्हारे बाप को औंधे मुँह जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। एंड इट्स अमेजिंग कि जब बस खालिद बिन वलीद ने ये डिसाइड किया कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने सालिम को कहा कि तुम सबसे पहले वो वाली आयत पढ़ो जिनमें मेरे बाप को कर्ज किया गया। आप सोचो ना, ये काम करने के लिए जिगर गुर्दा चाहिए, और ये जिगर गुर्दा आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये आपकी एस्टीम प्रोवाइड करती है आपको, और वो फिलॉसफी के ऊपर बिल्ट है। तो मैं अपनी फिलॉसफी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। रास्ते में मेरा बाप आए, मेरे घर वाले आएँ, मेरे बेटे आएँ, इस चीज़ की मुझे कोई परवाह नहीं है। द ओनली थिंग आई केयर फॉर इज़ कि मैं अपनी फिलॉसफी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। नेक्स्ट, 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 ओके। यहाँ पे हमारे पास वो आयत मौजूद है, सून आई विल बर्न हिम इन द हेल, जो कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में कि अनकरीब हम उसको जहन्नुम की आग में जलाएँगे। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ मरियम अलैहिस्सलाम। इफ वी हैव फीमेल इन द ऑडियंस, तो आप इस मरियम के साथ एम्पैथाइज़ करें 2 मिनट के लिए। आई मीन उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचें कि पूरा माशरा खड़ा लान-तान कर रहा है कि मरियम ये तुमने क्या किया है? मतलब ज़करिया जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी ने तुम्हारी कफ़ालत की, एंड येट तुमने इस किस्म की हरकत की है। वंस अगेन इट्स अमेजिंग कि अल्लाह ताला भी उस ह्यूमन वीकनेस को एक्नॉलेज करते हैं। व्हेन हैज़ मरियम सेड काश मैं मर जाती, काश मैं भुला दी जाती, कि जब आप अपनी फिलॉसफी को ऑन करेंगे कि आपको कन्फ्यूजन्स आएँगी, 100% आएँगी। आपको सेकंड थॉट्स आएँगी, जी हाँ, बिल्कुल आएँगे। एंड येट इफ यू आर ट्राइंग टू एंकर टू योर फिलॉसफी, तो उस चीज़ को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। एनीवेज़ जब हज़रत मरियम सोचा कि अच्छा सोसाइटी को तो कन्फ्रंट करना ही है, जानना ही है, और जब उन्होंने लोगों का सामना किया, शी सेड कि तुमने जो कहना है कह लो, जितने इल्ज़ाम तराश सकते हो तराश लो, ये मेरे रब का फ़ैसला है और मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। दिस इज़ द रीज़न शी रैंक्ड एज़ द टॉप वुमन इन द एंटायर यूनिवर्स। कायनात की सबसे अफ़ज़ल तरीन औरत हज़रत मरियम इस वजह से हैं कि उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया। येट उन्होंने अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ के ऊपर एक इल्ज़ाम बर्दाश्त किया, बट उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया। नेक्स्ट वी हैव हज़रत खदीजा। खदीजा के बारे में रसूलुल्लाह ने खुद कहा ना कि उसने तब मेरी मदद की जब सब लोगों ने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया।
उसने तब मुझ पे अपना माल खर्च किया जब लोगों ने अपना माल मुझसे रोक लिया। उसने तब मेरी तस्दीक की जब सबने मुझे झुठलाया एंड देन मेरी उससे औलाद भी है। अभी फैक्टर्स एनलिस्ट करें तो एक फीमेल के पास फिजियोलॉजिकली जितने रिसोर्सेज़ होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। और वो सारे के सारे सल्फ़ीजा ने रसूलुल्लाह को दिए हैं। व्हाई? बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ द ओनली पर्सोनिफिकेशन ऑफ हर फिलॉसफी। वो बंदा उनकी फिलॉसफी का सेंट्रल पिलर है। तो लोगों ने तो फिलॉसफी के लिए अपनी जानें दे दी हुई हैं। ये सारे रिसोर्सेज़ जो हैं वो खदीजा ने रसूलुल्लाह को प्रोवाइड किए। एंड आफ्टर खदीजा's डेथ इस सारे बर्डन को आई मीन एम्पैथाइज़ विद रसूलुल्लाह ना कि उनके ऊपर कितनी भारी ज़िम्मेदारी है। क़यामत तक आने वाले आखिरी बच्चे तक हक़ पहुँच जाए, रसूलुल्लाह की ज़िम्मेदारियों में शामिल था। उस सारे बर्डन को किसने शेयर किया? हज़रत फ़ातिमा ने शेयर किया। अब इसका एक बड़ा कॉमन सेंस का काउंटर आर्गुमेंट बनता है कि यार एक का बाप था, एक का शौहर था। अगर हेल्प कर भी दी तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरे बाप या शौहर पे कोई बुरा वक़्त आएगा तो मैं भी हेल्प आउट ही करूँगी, कॉमन सेंस की बात है। फॉर दैट वी हैव अ नशेबा। अब इस सिनेरियो को इमेजिन करें कि कितनी अननेचुरल सी बात है कि एक औरत एक मर्द को डिफेंड कर रही है और इंटेलेक्चुअली डिफेंड नहीं हो रहा। शी वाज़ नॉट आर्ग्यूइंग ऑन बिहाफ ऑफ रसूलुल्लाह। फिजिकल डिफेंस हो रहा है जिसकी कोर स्ट्रेंथ ही मर्द के पास है। और कोई राह चलते गली में भी डिफेंस डिफेंस नहीं हो रहा कि हाँ, आज से मैं रसूलुल्लाह की सिक्योरिटी गार्ड, नो। जंग की सूरत-ए-हाल में वो रसूलुल्लाह को डिफेंड करी और जंग की भी वो सूरत-ए-हाल जिसमें कुफ़ार गैंग अप ऑन रसूलुल्लाह कि इसको तो नहीं छोड़ना आज। एंड देन रसूलुल्लाह सेड कि मैं दाएँ देखता था नुसैबा, मैं बाएँ देखता था नुसैबा, मैं आगे देखता था नुसैबा, मैं पीछे देखता था नुसैबा। तो ये सारी एनर्जी आपको कौन दे रहा है? ये सारी एनर्जी आपको आपकी एस्टीम दे रही है कि ये बंदा मेरी फिलॉसफी का सेंट्रल पिलर है। अगर इसको डिफेंड करते हुए मेरी जान भी चली जाती है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं खुशी-खुशी अपनी जान देने को तैयार हूँ। व्हाई? बिकॉज़ मेरी एस्टीम हाई है, मैंने अपनी फिलॉसफी को डिफेंड किया है। नेक्स्ट प्लीज़। ओके। पीपल ऑफ ट्रेंच। अच्छा, पीपल ऑफ ट्रेंच कोई किसी मिथोलॉजी का इंसिडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी मिथोलॉजी में ये कोई इंसिडेंट हुआ है। ह्यूमन हिस्ट्री में ये इंसिडेंट हुआ है और अल्लाह ताला ने इसको रिकॉर्ड किया है। कि यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है कि आप ये दीन कबूल कर लीजिए, ऑप्शन 2 ये है कि आप जल्दी आग में छलांग लगा लें। अब हर ज़ी-शऊर इंसान को पता है कि जब आप जल्दी आग में छलांग लगाएँगे तो आपके साथ क्या होगा। एंड येट पीपल ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शन। और एक ने नहीं, पूरे-पूरे क्लस्टर ने इस ऑप्शन को अवेल किया है कि हम जल्दी आग में छलांग लगाने को तैयार हैं। वन्स अगेन वही बात कि आपको ये सारी की सारी एनर्जी, ये सारा का सारा सारी पावर आपको कौन देता है? ये आपको आपकी एस्टीम प्रोवाइड करती है। एंड इट्स अमेजिंग कि मोड ऑफ दैट डेथ आप देखें, करबला में कितना पेनफुल है। पीपल ऑफ ट्रेंच का कितना पेनफुल मोड ऑफ डेथ है, वो भी मैटर नहीं कर रहा। जो चीज़ मैटर कर रही है वो सिर्फ़ ये है कि मैंने अपनी फिलॉसफी पे कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करना, उसको डिफेंड करना है और अपनी एस्टीम को हाई रखते हुए इस सारे प्रोसेस में अगर मेरी जान भी जाती है, जितनी सफ़ाकी से मैं कत्ल हो सकता हूँ, मैं होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी फिलॉसफी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट भी है हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर को आप इमेजिन करें ना, तो एक इस तरह का बंदा जिसको हम उर्दू में कहते हैं शरीफ़ुन नफ्स किस्म का आदमी नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने वाला, सॉफ्ट हार्टेड, ज़रा टीम वर्क में सबको साथ लेके चलने वाला। अब जब इनके सामने इश्यू आता है तारिकीन ज़कात वाला, तो हज़रत अबू बकर भी कह देते हैं कि भई फिलॉसफी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होगा। अ, इट्स अमेजिंग कि हज़रत उमर कह रहे हैं, हज़रत उमर जैसा डिसिप्लिन का सख्त बंदा कह रहा है कि अभी इनको छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी और बहुत सारे महाज़ खुले हैं, बाद में देख लेंगे इनका क्या करना है। एज़ अबू बकर सेड कि नहीं, फिलॉसफी पे कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? एक आधा और जहाद लड़ना पड़ेगा, रिसोर्स और लग जाएगा तो कोई बात नहीं। लोगों ने अपनी जान दे दी है फिलॉसफी के लिए, तो रिसोर्स फिलॉसफी के ऊपर लगाना कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। लेकिन फिलॉसफी पे कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे जितना मर्ज़ी रिसोर्स इसके ऊपर लग जाए। अच्छा, अब जो हमारी अगली 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, हज़रत बिलाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, अम्मार बिन यासिर। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं। व्हाई? क्योंकि हमने हायरार्की ऑफ नीड्स का डिस्कस किया था, एक पिरामिड जिसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल पहले आती थी और साइकोलॉजिकल बाद में आती थी। और बात भी बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस का आर्गुमेंट है कि भई मेरे पास अपने घर में बच्चों को रोटी खिलाने के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से सोचता फिरूँ कि सीरिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, या फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो मुझे 2 वक़्त की रोटी मिल जाए इतना ही काफ़ी है। मेक्स सेंस कि मेरी फिज़ियोलॉजिकल नीड फुलफ़िल होंगी, मैं सर्वाइव करूँगा, ज़िंदा रहूँगा तो इस बारे में सोचूँगा ना कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। वो जो साइकोलॉजिकल वाला शशका है, वो मैं बाद में भी पूरा कर सकता हूँ, पहले मेरी फिज़ियोलॉजिकल नीड फुलफ़िल होंगी। अब ये जो 3 लोग हैं ना, एक होती है लो सोशो इकोनॉमिक क्लास, एक होती है उसके नीचे स्लेवरी वाली क्लास, इनका ताल्लुक है उससे। एक आप खुद सोचिए ना, एक बंदा जिसकी कोई ओनरशिप अपनी बॉडी पे नहीं है, आप उसको ये बताना शुरू कर देंगे तुम्हें खाना भी मिलेगा, तुम्हें कपड़े भी मिलेंगे, तुम्हें शेल्टर भी मिलेगा। तो इस बंदे के लिए तो फिजियोलॉजिकल नीड ही लग्ज़री बन जाएगी ज़िंदगी कि हाँ भाई, मेरी लाइफ़ सेट है, मुझे यही तीनों चीज़ें मिल जाएँ मेरे लिए काफ़ी हैं। एंड येट दीज़ पीपल ऑप्टेड फॉर कैटरिंग देयर साइकोलॉजिकल नीड। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफ़िल करते हैं,
तो कहीं न कहीं एक आपकी ज़िंदगी में एक तशनगी सी रह जाती है, जो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजिकल नीड से कैटर हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न कि साइकोलॉजिकल नीड्स आर ऑलवेज़ फार मोर सुपीरियर देन फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है ओके, इन 3 एग्ज़ाम्पल्स में बेसिकली फिज़िकल टॉर्चर का ज़िक्र है, तो हम तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें लोगों ने जान दे दी है फिलॉसफी के लिए, तो फिज़िकल टॉर्चर ज़रा एक ग्रेड 2 की बात बन जाती है। नेक्स्ट वी हैव हज़रत मौसम बिन उमैर। हज़रत मौसम बिन उमैर को आप इमेजिन करें आजकल में तो एक ऐसा बंदा कि जिसका लाउंज वेयर मतलब घर में पहनने वाले जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, आप ये समझें कि वो भी गुच्ची और अरमानी लेवल के ब्रांड से आते हैं। इस किस्म की फाइनेंशियल एलीट से इनका ताल्लुक था। और जब ये बंदा डिसाइड करता है कि मैंने अपनी फिजियोलॉजिकल नीड से एक शिफ्ट लेना है टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल नीड, तो व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस ही वाज़ कंप्लीटली नेकेड। बाप ने कहा था ये कपड़े भी उतार के जाओ, तुमने मेरे पैसों से खरीदे, वापस करके जाओ। एंड व्हेन ही डाइड तो कफ़न पूरा नहीं आ रहा था बॉडी के ऊपर, जो वो क्लॉथ था जिससे इनकी बॉडी कवर्ड थी। हेड कवर करते थे तो पाँव अनकवर रह जाते थे, पाँव कवर करते तो हेड अनकवर रह जाता है। रसूलुल्लाह सेड कि आप हेड को कवर कर दीजिए और पाँव को उसके ऊपर घास-फूस डाल दीजिए। एंड ही वाज़ क्राइंग हिमसेल्फ एट दैट टाइम कि ये बंदा जब फिजियोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल की तरफ शिफ्ट लेता है, तो ना सिर्फ उसकी वो सारी लग्ज़री छिन जाती है, बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक सेवियर सफरिंग से भी गुज़रता है। एंड येट ही डिसाइडेड कि नहीं भई, मैं अपनी साइकोलॉजिकल नीड को ही कैटर करूँगा। व्हाई? वही चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब फिजियोलॉजिकल नीड आपकी फुलफिल होती हैं, स्टिल आपकी ज़िंदगी में एक रूम बचता है और वो रूम सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजिकल नीड ही कवर कर सकती हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस की सेल्फ एस्टीम की डेफिनिशन। उसमें आपने एक ही बात याद रखनी है कि इट इज़ प्योरली ए सब्जेक्टिव असेसमेंट, या आपने अपने बारे में खुद पास करनी है। नेक्स्ट अपने ह्यूमन बायसनेस को डिस्कस किया कि किस तरह से हर इंसान अपने उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो है चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमने पिरामिड ऑफ नीड्स का को डिस्कस किया, उसमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, उसमें एज है, एनवायरनमेंट है, फिलॉसफी है और आइडेंटिटी है। दैट इज़ एस्टीम इक्वल्स टू फिलॉसफी, दिस इज़ टेक अवे ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे पास ग्रेड्स आ जाते हैं। ग्रेड्स में लो वाले को एक्सेप्टेंस चाहिए, हाई वाले को कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए और हाइपर इन्फ्लेटेड वाला रॉन्ग होने के बावजूद भी ह्यूमन बायसनेस की वज़ह से अपनी फिलॉसफी से नहीं हटता। और नेक्स्ट फिर हमने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। या आई थिंक दिस इज़ इट। जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन्स प्रेजेंस। अगर कोई क्वेश्चन्स हों तो प्लीज़ गो अहेड। नायाब, आपने फर्स्ट स्लाइड में फ़लस्तीन की एग्ज़ाम्पल दी थी। आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अगर आप उसको रिपीट कर दें एक दफ़ा। या श्योर। आप स्लाइड कर दीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके। जी। अच्छा, हम उस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर रहे थे इन सिनेरियो ऑफ दिस कांसेप्ट के सेल्फ एस्टीम इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हर इंसान मुश्किल सिनेरियो को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उसमें अपनी पोज़ीशन को जस्टिफ़ाई करता है। क्यों जस्टिफ़ाई करता है? बिकॉज़ ऑफ ह्यूमन बायसनेस, क्योंकि उसने सब्जेक्टिव असेसमेंट करनी है, अपने बारे में खुद वर्डिक्ट पास करना है। तो जब खुद वर्डिक्ट पास करेगा तो मेक श्योर करेगा कि एस्टीम हाई ही रहे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह डिस्कस करी थी कि आई एम सॉरी, कि जिस तरह हमारे पास फ़लस्तीन की मिसाल है। अब मैं पैलेस्टाइन के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं वहाँ जाके लड़ तो नहीं सकती, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ कि मैं डिप्लोमैटिक फोरम के ऊपर कोई स्ट्रगल करूँ। मैं दुआ ही कर सकती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने इस सारे सिनेरियो के अंदर अपनी पोज़ीशन को जस्टिफ़ाई किया कि भई मैं यही कर सकती हूँ और ये मैं कर रही हूँ। टू मेक श्योर कि जब मेरे सामने से डेथ टोल गुज़रे और इस तरह से डिस्टर्बिंग वीडियोज़ गुज़रे, तो मैं अपने आप को ये दिलासा दे सकूँ कि भई ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरा जनरेट करदा है ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मेरा जनरेट करदा है भी या इसके लिए मैं जो कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। और उस सारी सिचुएशन के अंदर अपने आप को जस्टिफ़ाई करके एक वो जिसको कहते हैं ना प्लेसिबो इफ़ेक्ट, सफ़ेद गोली वाला इफ़ेक्ट लेके मैं रात को सुकून से सो जाऊँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से। जज़ाकल्लाह खैर नायाब। क्यूएनए की तरफ जाने से पहले आपके साथ चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, तो उसको लाज़मी फिल कर दें। ओके। जी, वारिस ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन था आपसे डॉक्टर नायाब मुमताज। ये कौन सा स्टेज है इंसान का जहाँ पे आके वो ये चीज देखता है कि ना देखता है कि आपका विजन क्या है, ना देखता है कि आपके पास कौन सी सोल्यूशन है, ना ये देखता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। जस्ट इस चीज पे फोकस करता है कि आप दिखते कैसे हो, आपकी शक्ल मुझे पसंद नहीं आई इसलिए आपकी मैंने बात नहीं सुनी।
या आपकी बात अगर काम की है भी तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। लाइक इतना खुदगर्ज इंसान कैसे हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में स्टक है, मगर वहां पे उसको एक सोल्यूशन मिल सकता है, एक उम्मीद है उसके पास, पर क्योंकि उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है या उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैंने उस इंसान की बात नहीं करना। सो यू आर सेइंग कि मैं किसी प्रॉब्लम में स्ट्रक हूँ और एक बंदा मुझे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन चूंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई और मुझे उसकी बातें पसंद नहीं आई, तो मैं उससे एडवाइस लेने को तैयार नहीं हूँ, राइट? हाँ, मतलब एक एक ऐसा इंसान है कि जिसको मतलब किसी प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन मतलब हम्म। साइकोलॉजिकली वो किसी न किसी प्रॉब्लम में है, वो खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, मगर उसको पता है कि इन चीजों को हाँ हल हाँ। किया जा सकता है, और उसका आदमी है कि जो उसको इन तमाम तर चीजों का हल दे सकता है, मगर वो उसको सुनना ही नहीं हाँ चाहता, और उसकी बातें उसको अच्छी नहीं लगती, उसकी शक्ल उसको पसंद नहीं। ये क्या है? ओके। देखिए, इस पे तो हमें रूट कॉज की तरफ जाना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिस वजह से वो उस बंदे को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि मे बी देर इज सम चाइल्डहुड ट्रॉमा जिस वजह से वो उसको पसंद नहीं कर पा रहा। कोई बायसनेस होगी जाहिर है जिस बेसिस के ऊपर वो उसको पसंद नहीं कर पा रहा। तो हमें उसको आई थिंक एड्रेस करना पड़ेगा कि पहले तो वो एक न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर आए ना कि हाँ, मैं इस बंदे को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ या इस बंदे की बात सुनने को तैयार हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। डज़ दैट मेक सेंस? क्योंकि आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव सा सिनेरियो हो जाएगा कि हमें इसमें डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि किस बंदे को पसंद नहीं कर रहा, वो कोई रिलिजियस पर्सनैलिटी है, वो कोई शोबिज़ की मैं पर्सनैलिटी है, एक वो जी, जी। बात कर रहा हूँ कि एक तो मतलब पाकिस्तानी एक डिसऑर्डर की तरह मैं इसको देख रहा हूँ कि एक हमारा एक तो कुछ कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब इसको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से भी होता है। हाँ, वो तो हुँ, बच्चों हुँ। की किसी खराबी की वजह से है, या वी ऑल एग्री ऑन दिस, लेकिन एक्चुअल में मतलब इसे अगर जनरली देखा जाए तो क्या चीज़ है? आई थिंक इट्स अ सब्जेक्टिव सिनेरियो। हमें देखना पड़ेगा ना कि हम किस तरह के बंदे को पसंद नहीं कर रहा। हो सकता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतना ट्रेडिशनलिस्ट सा हो, इतना रिजिड सा हो, इसलिए रिएक्शन के तौर पे उसको पसंद ना आ रही हो रिलिजियस पर्सनैलिटीज़। मे बी दैट कुड बी अ रीज़न। लाइक ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स है। हुँ, हुँ। यू आर सेइंग इट्स अ साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट? या मैं जो मैं हाँ। समझता हूँ। नहीं, अब ये तो 100% श्योर है कि इस तरह का बंदा एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशन में तो नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। हाँ, चाहिए कि अब उसका डिसऑर्डर क्या है वो तो फिर ज़ाहिर हमें सब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा थोड़ा-सा, कि हम उसकी रूट मतलब कॉज़ उसको, देखेंगे। ओके सही है, मैं यही चाह रहा था कि अगर कोई एग्जैक्ट कोई इस तरह का खास किस्म का कोई एक ऐसा कोई स्पेक्ट्रम हो जहाँ से ये तमाम तर चीजें आ रही हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बस इसको कोई ओके, नेक्स्ट दुआ आमिर। मैं सिर्फ ये पॉइंट रेज़ करना था कि आपने बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन रेज़ की है। लाइक मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और उस हिसाब से भी मुझे इस तरह करके पॉइंट्स नहीं मिले। और दूसरी बात बेसिकली आपकी प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी तेज़ थी। लाइक बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी-सी तेज़ थी। इवन कमेंट्स में भी किसी ने लिखा हुआ था। तो प्लीज़ बस उसको आइंदा जो है आहिस्ता रखें ताकि हम उसको सही करके एन्जॉय कर सकें। शुक्रिया। ओ ओके, ओके। ज़ाकल्लाह खैर फॉर योर फीडबैक। अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ एस्टीम हाई के वाले से जो आपने बातें बताई हैं, हुँ, हुँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि आज की हमारी सोसाइटी में लोगों की सेल्फ एस्टीम कैसे हाई हो सकती है? क्योंकि मेरी ओपिनियन इसमें ये है कि आप इस पे कमेंट कर सकती हैं। वैसे तो हुँ, आपसे हुँ। क्वेश्चन है ये कि चलो हम जब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ना एजुकेट किया है, यानी जो-जो लोग ईमान कबूल करते जा रहे थे, उनको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब व हिकमत की तालीम देते थे, उनका तज़किया करते थे, तो उसके नतीजे में उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई होती जाती थी। तो क्या आया कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही होगा? क्या हम ये काम कर रहे हैं? तो इस वाले से ये बताइएगा। यू आर 100% राइट कि अनफॉर्चुनेटली हम आप कह सकते हैं कि गटर में रह रहे हैं, कि हमारे यहाँ लोगों की एस्टीम बिल्ट ही इस बात पे होती है कि मैंने गाड़ी कौन-सी खरीदनी है, मैंने कपड़े कौन-से ब्रांड के पहनने हैं, और हम लोगों को जज भी इसी बेस के ऊपर करते हैं, बिकॉज़ वो हमारे अपने अंदर का चोर होता है ना, कि हमारी एस्टीम ही उस चीज़ के ऊपर बिल्ट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये शिफ्ट लेना पड़ेगा कि हम अपनी एस्टीम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ड करें, एंड दैट इज़ ओनली जो एक तरीका हो सकता है, दैट इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग है, पीयर प्रेशर है, पीयर ग्रुप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, कम्युनिटी बनाई जा सकती है, बिकॉज़ उस तरह से अब ज़ाहिर है कि
आई एम 27 नाउ, अब मेरे पे पेरेंटिंग तो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगी। मेरे पे मेरा पीयर का ग्रुप, मेरा क्लस्टर, मेरी कम्युनिटी जो है वो इम्पैक्ट करेगी। और ज़ाहिर है आई हैव अ सन, तो अब उसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसके लिए पेरेंटिंग इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंटिंग के थ्रू आप एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं कि एस्टीम हम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ड करना शुरू कर दें। जी मैं समझ गया। इसमें मैं अर्ज ये करूंगा कि जिस तरह हुँ, आपने फरमाया पेरेंटिंग के जरिए ना, तो ये हुँ, ठीक है, किसी जगह किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बाशऊर हैं, वो तो चले अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, लेकिन हुँ, हो हुँ, सकता है कि किसी के जो पेरेंट्स हैं वो बाशऊर ना हों, तो लिहाजा हुँ, स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर, तो क्या ये एनवायरनमेंट हम इससे महरूम नहीं है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एनवायरनमेंट बनाया था, जिस एनवायरनमेंट से सहाबा कराम जैसी शख्सियात निकली हैं, हुँ, तो हुँ, मेरे ख्याल में हम तो इस चीज़ से बड़े महरूम हैं। हालाँकि लोग काम कर रहे हैं इस फ़ील्ड में, एक्स, वाई, ज़ेड, हुँ, हुँ, लेकिन वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। क्योंकि डेफ़िनेट अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम करेंगे तो उसका नतीजा 100% सही निकलेगा। हुँ, लेकिन हुँ, हमारे यहाँ काम किया भी जा रहा है, मेहनत भी हुँ, हो रही है, बहुत से क्लस्टर्स काम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन जो हुँ। नतीजा हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये रिव्यू करना पड़ेगा कि हाँ, वाक़ई नहीं वो तो तालीम आप और तरबियत तज़किया हो रहा है या बिल्कुल आप नहीं हो रहा। नहीं, वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने तज़किरा किया मदरसे का, स्कूल का, तो वो पीयर ग्रुप का यही मतलब है कि पीयर ग्रुप आपके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड अनफॉर्च्यूनेटली उस तरह से एटमॉस्फेयर अवेलेबल तो नहीं है, ज़ाहिर है। यही है कि हम उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। और जिस तरह आपने फ्रूटफुल रिज़ल्ट का कहा, तो उसके लिए तो हमें अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ अनफॉर्च्यूनेटली हमें चीज़ें ज़ीरो से भी नहीं, -1 से स्टार्ट करनी पड़ी हैं। हमें वो इस्लाम का जो एक ट्रू वर्ज़न है, सबसे पहले तो उसको रिवाइव करना, फिर सीरा को रिवाइव करना। तो इट्स काइंड ऑफ अ जनरेशनल एफर्ट ना। इसके फ्रूट्स के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा और हमें पेशेंटली चलना पड़ेगा। जी, जी, मैं समझ गया। चूँकि मैं भी चीज़ें काफ़ी स्टडी करता आ रहा हूँ, तो हुँ, इसमें मैंने हुँ। ये देखा कि इस्लाम की दावत ना बड़ी सिंपल सी है। बिल्कुल। इसमें अगर आप गौर करें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये कहते थे कि आप ततफ़क्करू, कि हुँ, आप हुँ। सोचा करें। हुँ, तो हुँ। हमारे यहाँ जो है वो सोचने का कहा ही नहीं जाता। यानी अगर कोई बंदा सोचता भी है ना, तो उसको आस-पास ये कहा जाता है कि यार ज़्यादा सोचा ना करो, तुम पागल हो जाओगे, या ज़्यादा सोचा ना करो, इससे बंदा बीमार पड़ जाता है, या आप ज़हनी मरीज़ बन जाएँगे। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों को सोचने की दावत देते ही नहीं हैं। यानी हमारे यहाँ जो अहले इल्म भी जो हैं, हुँ, मैंने हुँ। उनको नहीं देखा कि वो मुझे ये कहें कि अरसलान यार तुम सोचा करो, इससे तुम्हारी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। यानी जब मैं मसाइल को सोचूँगा, उसके बारे में एनालाइज़ करूँगा कि इसकी क्या रीज़न है, फिर उसके हल के बारे में सोचूँगा, तो लिहाज़ा इसका मतलब है कि मेरे मसले का हल या सोसाइटी के मसले का हल जो है, वो सोचने की दूरी पे पड़ा हुआ है। आज हर बंदा या जो है, जो हमारी नफ्सियात है, वो हमें सोचने का कहता है, साथ में वो सेशन के पैसे लेता है। तो जाए कि एग्ज़ैक्टली। हम अगर लोगों को सोचने की दावत दें फ्री में, तो डेफ़िनेट वो तब्दीली आएगी। ज़ाहिर है बेसिस यही है ना कि आप क्रिटिकली थिंक करें हर चीज़ को, जो भी सिनेरियो आपके सामने आ रहा है ना। और प्रॉब्लम इसकी इसमें मेहनत लगती है ना, तो वो हम करना नहीं चाहते। हम मेक श्योर करते हैं कि हमें पकी-पकाई चीज़ मिल जाए और हम उसको याद कर लें या उसको रटा मार लें। अब खुद की एफर्ट करना, खुद की रिसर्च करना, क्रिटिकली थिंक करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, इसमें तो फिर थोड़ी-सी मेहनत लगेगी और वो अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिवली हम नहीं करने को तैयार हैं। जी, आप जिस तरह कह रही हैं ना कि हम करना नहीं चाहते, तो मेरे ख़्याल में करना हर बंदा, हुँ, यानी हर बंदा फ़ायदा चाहता है। यानी कोई भी बंदा हुँ, बीमार नहीं हुँ, होना चाहता, डेफ़िनेट। कोई बंदा जो एग्ज़ैक्टली। है वो गमगीन नहीं रहना चाहता। तो लिहाज़ा उसको अगर हुँ, हुँ, सोचने की दावत दी जाएगी, उसको इसकी कीमत बताई जाएगी, इसके फ़ायदे बताए जाएँगे, वो तो भाग के इस तरफ आएगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रीच करें उस तरह से कंपैरेटिव स्टडी को, वंस अगेन वही चीज़ आईक्यू बढ़ाने वाले जितने भी स्टेप्स हैं, इनके ऊपर फोकस कराएँ तो इट्स गोना मेक अ चेंज इंशाल्लाह। जी, डेफ़िनेट ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख़्याल है हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों को इस चीज़ की दावत दें, जो इस्लाम की बेसिक दावत है, कि आप सोचा करें, आप एनालाइज़ एग्ज़ैक्टली। करें। तो सोचेंगे तो हमारे मसले वो सारे ठीक हो जाएँगे, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले करता यही है। उन्होंने बिलाल को, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने सोचना शुरू किया तो उनकी लाइफ़ चेंज हो गई है। आज हम 75 साल से पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। तो जब हम हर बंदे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है इसके तो सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है। ये बंदा सोचता ही नहीं है, इसलिए तबाही मचाए जा रहा है।
ऐसे ही है, क्योंकि अगर कोई बंदा सोचने की कोशिश भी करता है तो जिस तरह आपने कहा वो उसको यही कह देते हैं कि भाई चुप कर जाओ, ऐसे इतना नहीं सोचते, दिमाग खराब हो जाता है। और दिस इज द रीजन जो हमें ये भी बताती है कि हम एक लोअर मेंटल क्लास से हमारा ताल्लुक है। वो जो हायर मेंटल क्लास होती है उसका काम ही यही होता है कि उसने सोचना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाने हैं। अब चूंकि हम सोच ही नहीं पा रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स ही डायग्नोज नहीं कर पा रहे, तो प्लान ऑफ एक्शन तो स्टेप 2 पे चला जाता है। Thank you, Arsalan. Let's take next question. अफीफा अंजुम, और कोशिश करें अपने सवाल को टू द पॉइंट रखें, प्रिसाइज रखें, ताकि बाकी सबको भी मौका मिले सवाल पूछने का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था कि आप जो एग्जांपल्स देके ये कह रही थी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स से ज्यादा साइकोलॉजिकल नीड्स इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको या इसको आप साइकोलॉजिकल नीड्स क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल नीड्स क्यों नहीं है? ओके, आप स्पिरिचुअल नीड्स कह लीजिए, इट डजंट रियली मैटर। ये तो एक सब्जेक्ट है ना, एस्टीम बेसिकली साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिकल फील्ड का सब्जेक्ट है। तो दिस इज द रीजन कि हम उसको फॉर्मल टेक्निकल टर्म में साइकोलॉजिकल नीड कह सकते हैं। आप इसको स्पिरिचुअल नीड भी कह सकते हैं, जैसे कुरान बार बार कहते हैं कि आपके आने का क्या मकसद है, आप क्यों दुनिया में आए हैं। इस बारे में सोचना कोई जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल नीड ही हो, वो तो एक टेक्निकल टर्म है, आप इसको स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट शहजाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी और मज़ा आया सुनने को। और पहली बात सही तरीके से प्रेजेंट किया गया कि भाई एक्चुअली हाई एस्टीम कैसे हासिल की जा सकती है। और बताया गया कि किस तरह से इंसान जब एक फिलोसफी से जुड़ता है तभी उसकी हाई एस्टीम हाई होती है। यहाँ पर बस मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये हर इंसान के साथ जुड़ी है। मतलब ये है कि कोई भी इंसान तभी हाई एस्टीम को टच करता है जब वो किसी भी फिलोसफी के साथ जुड़ता है। जैसे ही सेकंड ग्रेड पर जाता है, जैसे अशिया है किसी भी चीज से, जैसे गाड़ी, बंगला, व्हाटएवर इट इज, तो वो कभी भी उस तरह से उस हाई एस्टीम को कभी भी नहीं टच कर सकता। तो ये बड़ा एक लाजमी क्या कहते हैं पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए कि कोई भी इंसान, देखें जरूरी नहीं होती कि हर फिलोसफी सही हो। एक मुसलमान के लिए या बीइंग अ मुस्लिम हम समझते हैं कि जो फिलोसफी हमारे पास है दैट इज द करेक्ट वन एंड अदर वंस आर रॉन्ग वंस। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे वो याहिनातो है या कोई और फरौन था या कोई भी है, उनकी हाई स्टीम क्यों थी? क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक फिलोसफी थी और उस पर वो कायम थे और उसको लेकर वो चल रहे थे, जिसकी वजह से उनके यहाँ वो हाई स्टीम पाई जाती है। इसी तरह आज एक सरमायादार जो है वो उस हाई स्टीम को क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है एक फिलोसफी के साथ और उस फिलोसफी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता जाऊंगा यहाँ पर कि यहाँ पर डेनमार्क में जब 9/11 का क्या कहते हैं सिनेरियो हुआ, तो लोगों से जब बात हुई तो बेशुमार लोग, ये कुछ लोग ये कहते थे कि भाई ये जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, या कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो हुआ वो सही हुआ। हम्म। लेकिन जब इन इसके ऊपर बात आई कि भाई उनकी जो फिलोसफी का हिस्सा है कि जो फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वहां पर हम्म। उनमें दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। आज सही। बदकिस्मती से मुसलमान के साथ यही मसला है कि वो अपनी फिलोसफी से नहीं जुड़े हुए। मतलब ये है कि वो उस दीन से नहीं जुड़े हुए जिससे जुड़ने की जरूरत है। अब जहां पर जो बात कई भाई, एक भाई ने भी यहाँ पर की कि वो कैसे करेंगे, तो असल में जो मकसद है इस दावत का और इस चीज सारी सिनेरियो को डिस्कस करने का, वो ये है कि एक तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को पहले बढ़ाएं। इसका मतलब है कि उस फिलोसफी को हम इन्हांस कैसे करना है जिस पर हम 100% श्योर हो जाएं। हम्म। सेकेंड स्टेप जो आता है कि जब हम इस चीज को जब लोगों के सामने जो प्रेजेंट करना है ना, वो यही है कि असल में पूरी की फिलॉसफी को पकड़ने की जरूरत है, ना कि आप दीन के एक जुज को लेकर चलें। क्योंकि आज अगर हम ज्यादातर अपने मुआशरे में देखें तो लोगों ने हम्म। इस्लाम के अलग अलग जुज को पकड़ा है। किसी ने इबादत को पकड़ लिया, किसी ने फलाई काम को पकड़ लिया, किसी ने जहाद को पकड़ लिया, किसी ने किसी चीज को पकड़ लिया। मकसद ये है कि जब तक हम पूरे दीन को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि कुरान का भी यही हुक्म है कि इस दीन के अंदर मुकम्मल पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें पता है कि इट इज नॉट अ बुफे ऑफ चॉइसेस, ये पूरे का पूरे ही हमने लेना है। या तो हम पूरा लेंगे
तो ही कामयाब हैं। इसमें से अगर चंद एक जुज लेंगे तो हम नाकाम होंगे। वो इसलिए नाकाम होंगे कि यही चीज हम करली देखते हैं यहूदियों के अंदर, कि यहूदियों को जो चीज पसंद आई वो उन्होंने ले ली। और हम देखते हैं आज भी वो इबादत करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें नहीं पसंद आई, जैसे जहाद था और ये चीजें थी, उनसे उन्होंने हाथ उठा लिया। यही मसला आज मुसलमानों में है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझनी कि जब तक हम मुकम्मल फिलोसफी को, पूरे इस मुकम्मल दीन को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। थैंक यू शहजाद। एक हम्बल रिमाइंडर कि ये Q&A सेशन है, तो इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, मुख्तसर और टू द पॉइंट। और आपकी जो भी फीडबैक्स और सजेशंस हो, कोई ओपिनियन हो, आप फीडबैक फॉर्म में लाजमी हमारे साथ शेयर करें। फातिमा। या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं ये पूछना था कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी इन इस्लाम, एंड सेकंड इज कि जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो ये जो मस्लोज हायरार्की है ये फेल क्यों कर जाती है? लाइक इट रियली मेक सेंस के पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ सोच सकेंगे ना। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे। जहाँ तक रही बात इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी की, तो उसके लिए कॉम्पिटेंस के लिए हमें कुरान और सीरा को पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट्स गोना टेक टाइम। वो जो उसकी ट्रू और क्लासिकल फ़िलॉसफ़ी है ना, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं 2 रिसोर्सेज़ से मिलेंगी। कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा है कि कॉमन सेंस की बात है, पहले फ़िज़ियोलॉजिकल आएँगी एंड देन साइकोलॉजिकल आएँगी। हमने प्रेज़ेंटेशन में भी डिस्कस किया कि जब आप अपनी लेट 40s और 50s में पहुँचते हैं ना, तो एट दैट टाइम आप फिजियोलॉजिकल के घन चक्कर से बाहर आ चुके होते हैं। अब देखें, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये तो नहीं है कि मैं आऊँ, मैं पैसे कमाऊँ, मैं बच्चे पैदा करूँ और मैं मर जाऊँ। ये तो कोई ज़िंदगी ना हुई, अगर आप इसको इस तरह से भी एनालाइज़ करें। और अगर आप प्रॉपर तरीके से भी चलेंगे तो भी बाय लेट 40s और 50s जब स्वीट स्पॉट अचीव हो जाएगा। अब मैंने जो चीज़ें सोची थी कि मैं डॉक्टर बनना है, मैंने आई विल गेट मैरिड, आई हैव अ सन, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी करनी है। अब आगे क्या करूँ? आगे तो ब्लैंक है सब कुछ, कहाँ जाऊँ? तो एट दैट टाइम मुझे ये बात रियलाइज़ होती है कि मुझे कोई पर्पस सोचना चाहिए था। मुझे सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन करनी चाहिए थी। मुझे अपनी एस्टीम किसी फिलॉसफी के ऊपर बिल्ड करनी चाहिए थी। बिकॉज़ पर्पस के जो एट्रिब्यूट्स होते हैं ना, उनमें एक एट्रिब्यूट ये होता है कि इट इज़ ऑलवेज़ लार्जर देन लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी से बड़ा होता है, कि इसमें आपकी जान भी चली जाए तो आपको कोई परवाह नहीं होती। सो उस तिश्नगी और कसक को ख़त्म करने के लिए मेक श्योर करना होता है कि वो जो रूम साइकोलॉजिकल नीड का अनफिल्ड रह गया हुआ है, वो फिल्ड हो जाए। होपफुली थिंग्स आर मेकिंग सेंस। हसन आरिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन देखी है, माशाल्लाह से अच्छी प्रेजेंटेशन है। मेरा सवाल ये था कि क्या एक इंसान की सेल्फ एस्टीम ग्रुप साइकोलॉजी को बिल्ड करने में हेल्प करती है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लो सेल्फ एस्टीम है तो क्या मैं वो इन्फ्लुएंस कर सकूंगा ग्रुप साइकोलॉजी को, या मेरी हाई सेल्फ एस्टीम है तो वो इन्फ्लुएंस हो सकेगी ग्रुप साइकोलॉजी में? सो यू आर सेइंग कि मेरी एस्टीम अगर हाई होगी तो मैं ग्रुप को इन्फ्लुएंस करूंगा या लो होगी तो करूंगा? आप खुद बताएं। नहीं मतलब चाहे जिसकी लो हो या हाई हो, क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है? आप मतलब ये बताएं ना, सवाल। कौन इन्फ्लुएंस करेगा, हाई वाला कि लो वाला? एक्चुअली तो हाई वाला करना चाहिए। ऑब्वियसली हाई वाला। जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आप अल्फा होंगे ना। आपका सेरोटोनिन लेवल हाई होगा, हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में आप ऊपर आएंगे। जब आप ऊपर आएंगे तो आप नेचुरली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करना वो तो हायरार्की के ऊपर हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी की लो सेल्फ एस्टीम है, वो अपनी लो सेल्फ एस्टीम प्रमोट कर रहा है हर जगह, लाइक डर डर के जीने वाला, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि अपना सोचो दूसरों का ना सोचो, कि कहाँ जा रहे हो, दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त काइंड ऑफ थिंग। तो वो एक रिपल इफेक्ट आ जाता है, समझ लें पूरी एक कम्युनिटी में या ग्रुप में, कि हमें अपना सोचना है। ठीक है, कॉज लोग आगे बढ़ गए हैं, फॉर एग्जांपल जो बाहर चले गए हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें अपना सोचना चाहिए, अपने पैसे कमाने चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये सारी जो बातें होती हैं, तो ये एक लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा बाकी ग्रुप को वो एक प्रमोट कर रहा होता है कि किस तरह अपने दूसरों को भी लो सेल्फ एस्टीम रखे।
जैसे एक टीचर है वो प्रमोट कर रहा है लो सेल्फ एस्टीम, तो ऐसा किया किया मतलब आई ऑब्वियसली गेट मुझे योर लगता है। जी जी। ठीक है। तो क्या ऐसा हो एसाइलम सकता है यूज्ड या टू से नहीं कि हो दो सकता? बुज़दिल जी जी। एसाइलम यूज्ड टू से दो बुज़दिल आदमी मिलके एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं तुम भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे ही एक लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा एक दूसरे लो सेल्फ एस्टीम वाले बंदे को ही अट्रैक्ट करेगा कि हाँ हाँ भाई सही है, बस अपना अपना सोचो, अपने बच्चों का सोचो और इट्स ओके, बाकी किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से तो जाहिर है एक रिपल इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस क्लस्टर को इन्फ्लुएंस करेगा वो भी लो सेल्फ एस्टीम वाला ही होगा। अगर उसमें कोई हाई सेल्फ एस्टीम वाला होगा तो उसके लिए बातें सेंस ही नहीं बनाएंगी। अच्छा, वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखिए ना इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं भाई आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता, आपने लार्जर देन लाइफ सोचना होता है। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हिस्ट्री में इस तरह की मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पर्पस को दी हुई है। सो इसका मतलब है कि इस तरह के हीरे आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ओके, ठीक है, गॉट इट। जज़ाकल्लाह खैर। मतलब बेसिकली चाहे कुछ भी हो, आपने अपने आप को रिफाइन करना है हाई सेल्फ इस्टीम की तरफ, ताकि आपके आसपास के जितने भी लो सेल्फ इस्टीम वाले लोग हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए, मतलब एक स्टैंड आउट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल निकलने की। या हम्म एग्जैक्टली, कि जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी आप ऑब्वियसली स्टैंड आउट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बताएगा कि मेरी एस्टीम हाई है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वैलिडेशन या तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तो वो चीज़ तो नजर आएगी। ठीक। लेट्स टेक नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन अपने के सहाबा किराम के हवाले से, हाई सेल्फ एस्टीम के हवाले से। हम्म तो मुझे काइंडली ये बात बताइएगा कि आप लोगों ने जैसे पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैदाइश हुई तो हम वो ज़माना जाहिलियत था। तो वो कौन से पेरेंटिंग के असूल थे कि उस वक़्त वो मौजूद थे और वो अब नहीं है, जबकि वो ज़माना जाहिलियत था? सेकेंडली ये मुझे, अगर हम इस बात पे आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किया किया और मतलब तफक्कुर और तदब्बुर सिखाया, तो वो कौन से असूल थे जिनके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो असूलों के ऊपर उनकी तरबियत की और इतनी जल्दी रिजल्ट आए? इतनी जल्दी रिजल्ट है, फॉर मतलब 40 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स आपका जो है नबूवत का सिलसिला, तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ। ओके, आई गेट योर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा हम ना वन बाय वन कर लेते हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। जी पहले आपने कहा पेरेंटिंग वाला, तो पेरेंटिंग में आपने I'm sorry, मुझे अपनी आवाज एको हो रही है। नाजिया आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज दोबारा आ रही है। जी नायाब। जो पहला सवाल था, अमेजिंग क्वेश्चन, कि हम किस तरह से इस पेडेस्टल को शिफ्ट कर सकते हैं पेरेंटिंग में। तो वही चीज के जैसे साहिल कहते हैं ना कि बच्चे का दीन उसके पेरेंट्स के ऊपर होता है। अगर मैंने आज अपने बेटे को बता दिया कि आपने कुरान की फलानी आयत की तफसीर करनी है, उसमें से फलां चीज प्रूव करनी है, तो वो उसका दीन बन चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर उसको मैंने ये कह दिया कि बेटा वो देखो टेस्ला जा रही है, वो देखो रेंज रोवर जा रही है, तुमने बड़े होके ये खरीदनी है, तो उसका वही दीन बन जाएगा। तो हमें सिर्फ यही एक पेडेस्टल शिफ्ट करना है कि हम फिजियोलॉजिकल नीड के बजाय अपने बच्चों को इस चीज के ऊपर लाएं कि उनकी एस्टीम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ट होनी चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन आपने किया कि रिजल्ट्स इतनी जल्दी रसूलुल्लाह की जो तबलीग थी उससे किस तरह से प्रोड्यूस हुए थे, तो इट्स अ रियली लॉन्ग टॉपिक। इस पे प्रॉपर डिस्कशन हो सकती है कि वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, किस तरह से रसूलुल्लाह ने क्लस्टर बिल्डिंग की, टॉप बॉटम अप्रोच ली, बॉटम टॉप अप्रोच ली, किस तरह से फाइनेंस को मैनेज किया, किस तरह से इंटेलेक्चुअल एलीट को इन्फिल्ट्रेट किया, वो सारी चीजें फिर डिस्कशन से ताल्लुक रखती हैं। जी नाजिया, आपका अगर क्वेश्चन स्टिल हो तो आप चैट में पूछ सकती हैं। आपका माइक काफी प्रॉब्लमेटिक था। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले माशाल्लाह बड़ा प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ये करा है। सवाल जो है तो वो मेरा है, जब हम उस टाइम में ये रह रहे हैं जब इस्लाम की ट्रू रिवाइवल का प्रोसेस है कि सबसे पहले कि होना चाहिए,
फॉर वेरियस रीजंस ये है कि सेल्फ इस्टीम जो आपने वो 3 लेवल्स ये के बताए थे, उसमें थोड़ा बहुत ये कि ऊपर नीचे ये कि होता रहता है। पहला सवाल ये है कि इज इट नेचुरल दैट इट हैपेंस, और इफ इट इज तो उसको आइडियली बंदा कैसे ये कि बैलेंस कर सकता है। जो मैंने सोचा था वो ये था कि बंदा खुद अपने लेवल पे इंट्रोस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट ये कि करता रहे, और दूसरा ये है कि लोगों के साथ ये कि मशवरा ये कि करता रहे। अ, आप ये कि इसके हवाले से अगर ये कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ये कि दे दें। नहीं, यू आर राइट कि ये जो आपने फ्लक्चुएटिंग वाली बात की ना, ऐसे ही है कि मेरी एस्टीम जो है वो फ्लक्चुएट करी है हाई के दरमियान और लो के दरमियान। अब मेरी एस्टीम क्यों फ्लक्चुएट करी है, बिकॉज मेरी एस्टीम जिस फिलॉसफी पे है फिलहाल उसमें मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मुझे बहुत सारे सेकंड थॉट्स हैं। जैसे हमने हज़रत मरियम वाला सिनेरियो जो है वो डिस्कस किया। अब हज़रत मरियम के पास तो एक फरिश्ता आया था पूरा सिनेरियो बताने के लिए कि अब ये होगा। मेरे पास तो कभी कोई फरिश्ता नहीं आया जिसने मुझे बताया हो कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, पैगंबर ही सच्चे हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई फरिश्ता नहीं है, एंड येट आई एम ट्राइंग टू एंकर टू दैट फिलॉसफी ना। और यही हमने करना है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हम उसको पक्का किस तरह करेंगे, तो एक तो पहली बात कि हम अपनी कंपनी और अपना क्लस्टर इस तरह का रखेंगे जो मेरी फिलॉसफी पर ही होगा, और दूसरा वही चीज़ कि हमें स्टडी करनी पड़ेगी। अपनी फिलॉसफी के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर माइंड ना करें तो थोड़ा सा ये भी था कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो था तो ये कि उन्हें डायरेक्ट ये कि रेवलेशन ये कि आ रही थी अल्लाह ताला की तरफ से। इट वाज अ डायरेक्ट सोर्स कमिंग थ्रू हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर ये कि सहाबा कराम की तरफ, जिसमें वो वाकया भी है कि जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कि दुनिया से रुखसत हो गए थे तो सहाबा को इस चीज़ का एक बड़ा अफसोस था कि वही जो है तो एक उसका आना एक बंद हो गया था। वी डोंट हैव दैट। वी हैव हमारे पास जो है तो कुरान मजीद ये कि है, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, और हमारा एक बहुत बड़ा ये कि दुश्मन भी ये कि बैठा हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा ये कि प्रॉब्लम ये कि होता रहता है। अम, तो वही बस ये कि कहना था कि इज इट नेचुरल दैट इट हैपेंस, एंड इज इट द राइट वे दैट यू इंट्रोस्पेक्ट। 100% नेचुरल। अब आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया ना कि रसूलुल्लाह के पास तो डायरेक्ट आ रही थी रेवलेशन, हमारे पास तो नहीं आ रही ना। तो दिस इज द रीजन कि हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, हमें ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। और वो जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम उस कंसेप्ट में जितना पक्के तरीके से हो सकता है एंकर कर दें। बाकी तो मरने के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन हक पे था और कौन हक पे नहीं था। जी इंशाल्लाह अल्लाह ये कि हमें इस दुनिया से ऐसे हालात में लेके जाए कि अल्लाह हमसे खुश हो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। इंशाल्लाह। कि सना इलियास। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा सेल्फ एस्टीम, ठीक है, तो मतलब हमारी डेली रूटीन में ये होता है कि कभी हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई लेवल पे होती है और कभी बहुत लो लेवल पे होती है। कभी तो हम बहुत अच्छे वाला मुसलमान बन जाते हैं, कभी ये होता है कि हमारे मतलब डेली बेसिस में कमी आ रही होती है। तो क्या हम, अगर हम ये कहें कि हम खुद को ही बेहतर बनाना शुरू कर दें, बच्चे बच्चे से खुद में चेंजिंग लेकर आए, तो बहुत टाइम लगता है। तो क्या ये भी हो सकता है कि हम खुद को भी चेंज करें, सेल्फ एस्टीम को भी हाई लेवल पे लेके जाएं, तो इसके साथ जो हमारे बहन भाई और दूसरे हैं हम उनको भी ये वाली बातें सिखाएं, उनकी भी एस्टीम को हाई लेवल पे लेके जाएं। वो ये क्वेश्चन। मुझे ना बहुत मुश्किल से आपकी आवाज़ समझ आई है। आप ये कह रही हैं कि हमारी एस्टीम डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती रहती है, तो हम किस तरह हाई की तरफ मूव कर सकते हैं, ये पूछना चाह रही हैं आप? जी मैं यही सोच रही हूँ कि कभी हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई लेवल पे होती है तो कभी बहुत लो हाँ लेवल हाँ पे होती है। हाँ ये वाला हाँ। सवाल थी। तो इस हिसाब से ये कह रही हूँ कि देखो, जी जी। अगर हम
अगर हम खुद को ये कहें कि हम अपनी सेल्फ स्टीम को हाई लेवल पे लेके जाएं, डेली बेस पे कोशिश करें, तो क्या उसके साथ साथ हमें जो हमारे दूसरे साथ वाले बहन भाई हैं या फिर जो हमारा माशरा है, उनको भी सेल्फ स्टीम को हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश के साथ साथ हम ये भी करें अपना, तो फिर खुद ही पर सिर्फ तवज्जो दें। मैं ये ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज जो आप बता रही है ना कि फ्लक्चुएशन वाली, कि आज हाई है कल वो सेल्फ एस्टीम नहीं होती, उसको आप सेल्फ वर्थ कह सकते हैं, टू सम एक्सटेंट सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, वो कंसेप्ट अलग है। जो सेल्फ एस्टीम होगी ना, अब मैं और आप अंडर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम है, जब हम अपनी 40s 50s में जाएंगे ना, तो फिर हम ओवरऑल असेसमेंट करेंगे कि अच्छा मेरी एस्टीम हाई है या मेरी एस्टीम लो है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि जो आप कह रही हैं कि साथ वालों की एस्टीम हाई करना, आई थिंक एस्टीम इज मोर लाइक अ एंट्रोवर्ट थिंग ना, ये सब्जेक्टिव है, ये मैंने अपने लिए खुद करनी है, इसका ताल्लुक मुझसे है, इसका ग्रुप साइकोलॉजी से उस तरह से कोई सच लिंक नहीं बन सकता। आई थिंक सो। अगर ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये एक बिल्कुल पर्सनल सा पर्सपेक्टिव होता है एस्टीम, बिकॉज सब्जेक्टिव असेसमेंट है, मैंने खुद करनी है अपने बारे में। डज दैट मेक सेंस? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, आप चैट में दोबारा पूछ लें। जी, तैयब शहबाज। आपकी हाई सेल्फ एस्टीम एक हॉस्टाइल ग्रुप में, जब आप हॉस्टाइल ग्रुप में होते हो तो आप हाई सेल्फ एस्टीम को प्रैक्टिस करते हो। उसके रिजल्ट में जब आप आउटकास्ट बनते हो तो वो लोनलीनेस, उसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है, दैट सबकॉन्शियस बिहेवियर फोर्सेस यू टू थ्रो अवे सम एक्सटेंट ऑफ योर हाई सेल्फ एस्टीम। तो उस कंडीशन में अपनी उस, क्योंकि सबकॉन्शियस बिहेवियर तो ओवर लाइफ फैमिली ने डेवलप करवाया और खुद भी किया, तो उससे वो चीज ना हो कि आपकी सबकॉन्शियसनेस आपकी हाई सेल्फ एस्टीम को उठाकर फेंक ना दे। तो उसके लिए क्या करें? तरीका पता है? जस्ट टेल मी अबाउट द एंजाइम्स के क्या चीजें उनको ज्यादा फास्टन व्हाट थिंग्स वुड फास्टन इट, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जाहिर सी बात है होगा। सो यू आर सेइंग कि जब हम एक लो सेल्फ एस्टीम के ग्रुप में अपनी एस्टीम हाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक लॉनलीनेस होती है और हमारा सबकॉन्शियस कहता है कि भाई मेरे को सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लो सेल्फ एस्टीम में ही खुश हूँ। सो दिस इज द मीनिंग, यू आर क्रेविंग फॉर वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस, वो तो आपको चाहिए नो, ही नहीं जब आप। नहीं नहीं, हाँ हाँ। I'm saying that your subconsciousness, वो जो आपने ओवर द इयर्स डेवलप किया, आप प्रॉपर प्रोसेस करके नहीं चाहते कि आपको वैलिडेशन मिले, लेकिन वो सबकॉन्शियसनेस आपकी वो आपको फोर्स करती है कि आप थोड़ी सी हाई सेल्फ एस्टीम को सबकॉन्शियसली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, नॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इट फोर्सेस यू टू थ्रो अवे दैट हाई सेल्फ एस्टीम। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? आई थिंक जिस तरह से सबकॉन्शियस को बिल्ड होने में सालों लग जाते हैं, उसको डीएक्टिवेट करने में भी टाइम ही लगेगा। इट्स जस्ट जी जी, प्रैक्टिस। वही मैंने कहा, प्रैक्टिस का तो मुझे पता है, बट टेल मी अबाउट द ताकि आप एंजाइम्स जो क्लस्टर चेंज करेंगे, आप उन लोगों में उठे बैठेंगे जो आपकी फिलॉसफी के साथ, आपके पर्पस के साथ अलाइन करते हैं। आई थिंक सो इट विल मेक डिफरेंस टू सम एक्सटेंट। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। निम्रा हनीफ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल था कि क्या किसी भी इंसान की ओवर द इयर्स बहुत अच्छी हाई सेल्फ एस्टीम रही है और क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है कि उसके आसपास सब बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम के लोग हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस पे पीयर प्रेशर की वजह से उसको लगे कि टू फिट इन, या फिर फेक जो लोनलीनेस आती है, क्या जो उसको लगता है कि उसकी हाई सेल्फ एस्टीम थी कभी, वो कभी थी ही नहीं, या हाई सेल्फ एस्टीम के लोग कभी इन्फ्लुएंस होते ही नहीं है, उनको इश्यूज नहीं होते। दैट्स अ डीप क्वेश्चन बाय द वे, कि जब आप फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो आपको लॉनलीनेस फील होती है, तो आप फिट इन करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, क्योंकि जब आप फिट इन होने की कोशिश करेंगे तो फिर तो वो लो सेल्फ एस्टीम पे बात चली जाएगी कि आप एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन चाह रहे हैं। एम आई परसीविंग इट राइट और नॉट? आप यही पूछना चाह रही हैं ना? एग्जैक्टली फिट इन नहीं, बट लाइक आपके ऊपर जो एक लोनलीनेस आ जाती है तो आप सोचते तो हैं इसके बारे में कि अच्छा ये थोड़ा सा अगर मैं कर लूँ तो कुछ होगा तो नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मतलब मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मुझे जैसे लगता है कि एक टाइम पे मेरी अच्छी सेल्फ एस्टीम थी और अब वो नहीं है, तो वो थी या बस मेरा एक परसेप्शन है कि वो, मतलब आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं।
पीयर प्रेशर की वजह से? 100% हो सकते हैं, बिल्कुल। तो मतलब कम्युनिटी अगर चेंज की जाए, तो सिर्फ़ उसी तरह से या ही बंदा पीयर प्रेशर से बच आई सकता थिंक है। इट्स हदीस ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो वो ज़ाहिर है, अगर आप खुद सोचें ना, 24/7 मेरे इर्द-गिर्द यही चल रहा है कि अच्छा आज नेटफ्लिक्स पे ये वाला सीज़न आ गया है, आज ये वाला पॉडकास्ट रिलीज़ हो गया, आज ये वाला एल्बम रिलीज़ हो गया। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि मैं यही सोचती रहूँगी कि अच्छा अब ये देखना है, अब ये देखना है। तो कम्युनिटी तो ज़ाहिर है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके पास है तो वही 24/7 वाली रूटीन है। उसमें आप जितना उन चीज़ों को इंस्टिल करेंगे, वो उतना अपना इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट छोड़ेंगे। और वाइस वर्सा ज़ाहिर है कि अगर आप किसी और चीज़ पे फ़ोकस करेंगे कि अच्छा अब मुझे पढ़ना है या मेरा टेस्ट है या मेरा एग्ज़ाम है, मैं इस बात पे फ़ोकस कर लूँ, तो वो चीज़ उस तरह से इम्पैक्ट छोड़ेगी। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, पहले तो ये कि आपकी माशाल्लाह बहुत इलोक्वेंट और बहुत वेल एक्सप्लेन्ड आपकी प्रेजेंटेशन थी, माशाल्लाह। आपने पेरेंटिंग की बात की कि पेरेंटिंग के थ्रू आप सेल्फ एस्टीम अपने बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर अगर आपको ये लगता है कि यू योरसेल्फ आर इन अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप द सेल्फ एस्टीम, क्या आप अपने बच्चे को इस जर्नी में अपने साथ ज्वाइन इन कर सकते हैं? क्या ये एक अनाउंस्ड एफर्ट होगी कि वी आर वर्किंग ऑन इट, या आपकी अपनी एफर्ट्स का इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा? व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन के प्रॉब्ली अगर मेरा बचपन या मेरी जवानी उस सेल्फ एस्टीम के साथ नहीं गुजरी जो मैंने अब अंडरस्टैंड किया है इज एसेंशियल टू बी अ गुड प्रोडक्टिव मुस्लिम, तो मैं अपने बच्चे को इस चीज से ना गुजरने दूं और उसकी टीनेज और उसकी यूथ मोर प्रोडक्टिव एज अ मुस्लिम बनाने के लिए इसकी सेल्फ एस्टीम पे कैसे काम करूं? दूसरा, आपने बताया कि अपने बच्चे को मटीरियलिज्म की जगह आप फिलोसफी दें। मेरी पर्सनली एक एफर्ट इसी लाइन पे हमेशा होती है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरा एक बच्चा टीनेजर है, बाकी अभी ग्रोइंग एज में 10, 7। आज का दौर बहुत लाइमलाइट का दौर है, मटीरियलिज्म का दौर है, यूट्यूबिंग है, एक्सपोजर्स हैं, एंड इट्स ऑल मटीरियलिज्म अराउंड। टीनेजर को और तरह का मटीरियलिज्म अपील कर रहा है, छोटे बच्चों का। तो एक अप्रोच ये है कि ये सब चीजें उन पर बैन कर दें, एक्सपोजर बंद कर दें, लेकिन आज आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए बिकॉज वो रिबेलियस हो जाएगा। एक ये है कि उनको वो एक्सपोजर भी लेने दें, और इन कंट्रास्ट आप अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड ऑल दैट, बट प्रैक्टिकली इस ये चीज इज फार लेस अट्रैक्टिव देन व्हाट इज गोइंग अराउंड ऑन द स्क्रीन। तो हाउ डू वी मेक इट मोर इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड? ये मेरा सवाल है। थैंक यू। दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा, बाय द वे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल ना मैं बिल्कुल मिस कर गई हूँ, आई एम सॉरी। दूसरा पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था कि जिस एरा में हम हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ठीक है, आप इस्लाम को भी इतना अपीलिंग और अट्रैक्टिव बना दीजिए। अगर मिसाल के तौर पे आपका बेटा है और आपका बेटा लेट्स सपोज स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, तो आप उसको बताइए कि फिजिकल स्ट्रेंथ लेना, जहाद करना, जहाद बिल क़िताल करना, ओके इतना इंटेंस आप उसको कंसेप्ट नहीं दे सकते टीनेज में, लेकिन आप उसके फंडामेंटल्स ही उस चीज़ के ऊपर बेस करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपकी बेटी हैं और वो गुड इन मैथ्स हैं, तो आप उनको बताएँगे कि टाइम ट्रैवल, पोर्टल्स और इस तरह के कांसेप्ट्स जो आजकल की जेन ज़ी को, जेन अल्फा को अट्रैक्टिव लगते हैं, हम वो इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देंगे। बजाए इसके कि जो बोरिंग सा इस्लाम हम तक पहुँचा है, हम वो बच्चों को दें। इट्स बेटर कि हम जैसे हमारे पास इस तरह के स्पीकर्स अब अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे तो ड्रेसिंग को लेके भी बाइस्ड हो जाते हैं कि भई अच्छा उसने तो वो ऐसे टर्बन सी पहनी हुई थी मामा और उसने तो गाउन पहना था, तो उसकी तो मैं बात सुनूँगा ही नहीं। हाँ, लेकिन इन कंट्रास्ट अगर कोई इस तरह का बंदा हो कि जिसकी ड्रेसिंग ज़रा मुनासिब हो, ज़रा अपीलिंग सी हो, उसका बात करने का तरीका जो है वो एलोक्वेंट हो, अपीयरेंस एलोक्वेंट हो, तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि हम इन चीज़ों को अट्रैक्टिव बना के पेश करें। आई वांट योर ओपिनियन एज़ वेल डॉक्टर साहिबा, इसमें आप भी ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अम, अ, मेरा ये ख्याल है कि आपने जो सब ये बातें की, ये सब मेरे सामने, आई हैव बीन लिसनिंग टू साहिल अदीम साहब, फुरकान कुरैशी,
अल्लाह इन द कॉस्मोस, हम्म ऐसी बहुत सारी चीजें जो बड़ा अपडेटेड वर्जन ऑफ दीन है विच इज अ डायर नीड ऑफ द एरा। बट स्टिल मतलब हम्म अभी भी मेरे बच्चों के लिए देयर थिंग्स विद, जब मैं उनको सुनती हूँ तो मैं आई एम अमेज्ड टू द एक्सटेंट कि मेरा दिल करता है मैं कुछ इनको घोल के पिला दूं कि ये क्या दुनिया है वंडर्स की। बट स्टिल दे दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। अब मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए और डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं, मैं उनके साथ भी बैठ के सुनना शुरू करती हूँ तो वो थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। मेरा बड़ा बेटा है, हम्म अल्हम्दुलिल्लाह दे नॉट ऑन द नेगेटिव ट्रैक्स। उसने सुल्तान हम्म अब्दुल हमीद साहब का दौर जो है वो उससे फैसिनेट होता है, वो एपिसोड्स देख रहा है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये टाइम जाया नहीं होना चाहिए, ये इंस्पिरेशंस का टाइम है। अभी इंस्पिरेशंस अगर ये पिक कर रहे हैं तो बड़ी, शायद मैं एम एन इम्पेशेंट मदर, मुझे जरा ज्यादा सब्र करना चाहिए और सब्र के साथ वेट करना चाहिए। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो चीजें आपने बताई, ये पोर्टल्स की हाँ बात हाँ या फिर हाँ ज्यादा अपडेटेड वर्जन्स ऑफ द दीन, ये सब चीजें आई एग्जैक्टली कीप इंट्रोड्यूसिंग टू देम, बट स्टिल मुझे लगता हाँ है कि इट्स नॉट गोइंग एज गुड एज आई वांटेड टू बी। मे बी आई एम बीइंग मोर इम्पेशेंट और व्हाट। आई थिंक जो पिलर्स होंगे ना जिसके ऊपर हमने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है, आई थिंक हम उन्हें फुल फ्लेज करियर्स में डालेंगे, उसमें कॉम्पिटेंसी लेने के लिए हम उनको इनकरेज करेंगे। जो भी करियर्स वो ऑप्ट करना चाहते हैं उसकी बेसिक स्कूलिंग और हर चीज होगी। हमें मुझे लगता है कि सिर्फ उनके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, दैट्स इट। कि अब जाहिर है एक जू फैमिली में बच्चा है वो भी अपना करियर परस्यू कर रहा है, एक मेरा बेटा है वो भी अपना करियर परस्यू कर रहा है, किसी एथियस्ट के यहाँ कोई बच्चा है वो भी अपना करियर परस्यू कर रहा है तीनों डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन हम्म हर बच्चा अपने अपने फंडामेंटल्स लेकर आएगा। और आई थिंक इसमें अगेन हम्म क्लस्टर बिल्डिंग शायद इंपॉर्टेंट होगी कि जब व्हेन आई वर्क इन हॉस्पिटल मुझे कोई ऐसा बंदा नजर आता है जो कि डॉक्टर है और ही इज वेल ड्रेस्ड और एलोकेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक चीज वो अट्रैक्ट करेगी कि हाँ यार मुसलमानों का ये वर्जन भी दुनिया में है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे उस तरह के देसी वर्जन के एग्जैक्टली। मुसलमान नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और मुझे भी लगता है कि शायद हमें एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद मे बी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करने चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म वाज वेरी पेशेंट एंड ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब हम्म इतने बुरे बुरे एटीट्यूड्स बदू शो कर जाते थे, लेकिन ही वुड ऑलवेज स्माइल एट देम एंड लेट गो, एंड थिंग्स केम स्लोली। चीजें आहिस्ते आहिस्ते चेंज होती थी, एंड व्हेन यू आर इम्पोजिंग थिंग ऑन अदर्स इट डजंट वर्क। जिस तरह हाँ एक इम्पोजिंग में तो सारा बच्चा रिएक्शन शो कर जाएगा, हम जो उसको बताना चाह रहे हैं वो भी बड़ा मुश्किल एग्जैक्टली, हो हाँ, जाएगा मैं बताना। इम्पोजिंग अगर आप नहीं भी कर रहे, इम्पोजिंग वाली तो अब एज ही नहीं हम्म रहेगी मुझे लगता है। बट स्टिल अगर आप बहुत पीछे भी पड़ रहे हैं ना, यू रियली वांट देम टू हम्म गेट इंस्पायर्ड व्हेन दे आर नॉट रेडी, तो वो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नहीं अगर आपको टाइम है तो मैं एक छोटा सा एक हदीस सीरा का एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ, इस चीज ने जो बहुत इंस्पायर किया। एक तो हम्म सूरा आल इमरान में मेरा ख्याल है ये इवेंट हुआ था कि बदर से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, एंड इट वाज अ बिग मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ सहाबा इकराम के जब उनसे वो गलती होगी, उन्होंने दरा छोड़ दिया एंड ऑल दैट। तो हम्म नुमान अली खान साहब की तफसीर में सुनती हूँ तो उन्होंने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कमिंग बैक फ्रॉम द वेंचर एंड डेफिनेटली वो डिसहार्टेंड थे, बहुत बड़ा लॉस था मटेरियल भी और लाइव्स का भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्म अल्लाह ताला काउंसिल कर रहे थे और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये आयत नाजिल फरमाई कि अम, आप उनकी एब्सेंस में उनके लिए इस्तगफार कीजिए, बट बी लाइट ऑन देम, उनके से दरगुजर फरमाइए, एंड नॉट ओनली एग्जैक्टली दरगुजर फरमाइए, आप उनको अपनी मुशावरत में शामिल कीजिए, क्योंकि उनका गिल्ट है कि हमसे गलती होगी। तो उनको ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा हमें माफ कर दिया बट थिंग्स आर नेवर गोना बी सेम बिटवीन अस। तो उस चीज को भी ओवरकम करने के लिए आप उनको मुशावरत में भी शामिल करें, उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सो इतना बड़ा मिसहैप हो जाने के बाद रसूलुल्लाह वाज एडवाइज्ड या काउंसल्ड टू बी वेरी लाइट ऑन देम। सो इट्स अ लेसन ऑफ पेशेंस के आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी। कीप वर्किंग। हाँ, और एक दफा एक आयत मेरे सामने से गुजरी, तो मैं शायद मदर हूँ तो मेरे लिए तो वो पेरेंटिंग ही की सिनेरियोज बिल्ड हो रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत कहती है कि आपको इन पे निगहबान नहीं बना के भेजा गया, आप अपने अमाल पे फोकस करें एंड कीप टेलिंग देम, उनको तरगीब देते रहें। वो भी मुझे लगा कि शायद ये भी अल्लाह ताला एग्जैक्टली इस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि कीप टेलिंग देम। शायद कल को जब हम ना हो या वो मैच्योर एजेस को जाएं तो उस वक्त इनके सबकॉन्शियस बोलेगा वो सब जो हम इनके अंदर इंस्टिल करने की कोशिश करें।
तो ये इस तरह की जंग चलती रहती है राइट और लेफ्ट साइड्स की। तो आई थॉट मे बी यू कुड हेल्प मी। ये जो आप बता रही हैं ना, ये है क्लासिकल और ट्रू वर्जन इस्लाम का, और जो हम तक पहुंचा ना वो ये है कि तुमने ज्यादा जुबान दराजी की थी, तुम्हें मजलिस से निकाल दिया जाएगा। ट्रू अनफॉर्चुनेटली हम तक ट्रू वो वाला वर्जन पहुंचा है। ट्रू, ठीक कह रही हैं आप। हाँ हाँ, हमने अपने अपना बचपन और जवानी उसी वर्जन के साथ गुजारी। विल मेक श्योर कि हमारे बच्चे ना गुजारें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, लेट्स टेक एहसन अली। फीडबैक फॉर्म आपके साथ चैट में शेयर किया गया है, उसको जरूर फिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये जो लास्ट आपने वे बताया ना पेरेंटिंग का, हम्म आपने कहा है कि बच्चों को जो है ना मॉडर्न वे सिखाए जाएं, लाइक मॉडर्न इस्लाम पेश किया जाए, इस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मैम, जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो बिल्ड होनी चाहिए हमारे इस्लाम पर, कुरान पर, सुन्नत पर। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ कंट्रडिक्ट नहीं करती कि सहाबा इकराम जो है वो गुरबा, यानी कि जब वो मर जाते थे तो उनकी जो कफन था वो भी मतलब उनके जिस्म के लिए कम पड़ जाता था। तो जब हम गुरबा और इस तरह से मतलब ओल्ड वेरिएंट की बात करते हैं और जब न्यू वेरिएंट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता ये कंट्रडिक्शन आ जाती है दरमियान में? एंड द फर्स्ट थिंग, इस्लाम का कोई ओल्ड न्यू वर्जन नहीं, इस्लाम का एक ही वर्जन है। नाउ रेफर बैक टू योर क्वेश्चन। चलें, आप 3 गरीब सहाबा के नाम बता दीजिए। जैसे आपने ये कहा है ना कि न्यू वेरिएंट ऑफ इस्लाम, बच्चों को जो है ना वो ऐसे उलमा की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है जो एलोक्वेंट हो, जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। तो ऑन ए रियलिस्टिक बेस पर हम अगर देखें तो मैम आप देख लें, जो शलवार कमीज है वो पेंट कोट से जो है ना सस्ती है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना, तो ओल्ड जो करी है ना, जब हम गुरबा, ज्यादातर हम उस तरह से अगर देखें ना इस्लाम में, तो इस्लाम में जो है वो ड्रेसिंग सेंस और ये चीजें आई थिंक ज्यादा मायने नहीं रखती। ज्यादा मतलब हम ज्यादा ये हमारा चीजें फोकस है ना दुनिया पर, ज्यादा फोकस नहीं होता। अदरवाइज अगर हम उस तरह से इस चीज को डिफाइन करना शुरू कर देना, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वेस्ट की बात करें, तो वो जब तरक्की करता है, जब क्वेश्चन करते हैं, यहाँ काफी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है कि नॉन मुस्लिम की सेल्फ एस्टीम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सब ने जवाब यही दिया है कि उनकी दुनिया तो बेहतर है, बेहतरीन है बल्कि, लेकिन आखिरत में उनका जो हिस्सा होगा कम होगा। तो वो सिर्फ उनकी दुनियावी कामयाबी को देखते हैं, आखिरत की कामयाबी को नहीं देखते हैं। तो फिर उस सेंस में ये मैं क्वेश्चन कर रही थी, अगर आपको समझ आई है तो। जी जी, आई गेट योर क्वेश्चन। सो इस्लाम में कहाँ मना है कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज हदीस कि अल्लाह ताला जमील हैं और जमाल को पसंद करते हैं। तो वेल ड्रेस होना, एलोकेंट होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ये तो इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं, इसका ताल्लुक फिलॉसफी के साथ है। आपने कोई भी फिलॉसफी एग्जीक्यूट करनी है ना दुनिया में, दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ना, तो उसके लिए आपको पैसे तो चाहिए, उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, आपको बंदे चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिटिकल एक्यूमेन चाहिए। उसके बगैर तो नहीं फिलॉसफी एग्जीक्यूट हो सकती ना। दिस इज द रीजन कि हमने अपनी अगली जनरेशन को इन्हीं पिलर्स के ऊपर खड़ा करना है। अब देखें ना, मेरे पास मेरे घर में रोटी खाने के पैसे ना हो तो जाहिर है मैं फिलॉसफी को तो टाइम ही नहीं दे सकती। मेरा तो सारा वो 24/7 का साइकिल ही इस बात पे लग गया कि अच्छा आज आई हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल। मेरे पास कहाँ से टाइम आएगा कि मैं इस बात को सोचूं कि अच्छा आज आएंगे, मैं इसका सेशन होना है, आज उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, उसको तैयार करना है। मेरे पास तो एनर्जी नहीं बचेगी उसके लिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने कोई भी फिलॉसफी एग्जीक्यूट करनी है ना, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, उसको रिसोर्स चाहिए होता है। अब उस रिसोर्स की आप सब सेक्शन में कुछ भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल कह सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन कह सकते हैं। अब आपके पास सबसे रीसेंट एग्जांपल है जायनिज्म की, उन्होंने अपनी फिलॉसफी एग्जीक्यूट की है ना, तो वो इन्हीं पिलर्स के ऊपर की है। होपफुली थिंग्स आर मेकिंग सेंस। जी जी मैम, अंडरस्टैंड। लेकिन ये मैं कहना चाह रही थी कि यानी जो मुसलमान होता है, जो मोमिन है, उसकी ज्यादातर नजर जो है वो आखिरत ही पर रहती है, दुनिया पर कम ही रहती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम अपने बच्चों को ये बताना शुरू कर दें ना, ड्रेसिंग सेंस और ये इस चीज पर ज्यादा फोकस रहेगा, तो आई थिंक
आखिरत से उनकी तवज्जो हट ही जाएगी कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता? वो होगा नहीं, वो होगा ये कि आप इन सब चीज़ों को पर्पस के साथ अलाइन करेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज़ अगर मेरी प्रेज़ेंटेशन वर्चुअल ना होती, फेस टू फेस होती, तो आई हैव टू ड्रेस अप ना, क्योंकि मुझे 50-60 लोगों के सामने प्रेज़ेंट होना। ऑब्वियसली मैं मॉडेस्टली ड्रेस करूँगी, लेकिन मैं सोचूँगी तो सही कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, अब मुझे ग्लासेस पहननी है, मुझे कॉन्टैक्ट्स पहनने हैं। अब इस सब का मकसद क्या है कि जो 50 बंदा मेरे सामने बैठा है, मैं उसको पॉज़िटिवली इन्फ्लुएंस कर सकूँ। अब ऑन द कॉन्ट्ररी साइड अगर मेरा बाया आयरन नहीं है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ। मेरा स्कार्फ जो है, लेट्स सपोज़ वो उसमें से उस पे रिंकल्स हैं, मेरे हिसाब से स्मेल आ रही है, तो उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी। अब मैंने इसकी अलाइनमेंट यही की हुई है ना कि यार मेरी प्रेज़ेंटेशन है, मुझे उसके लिए एक प्रेज़ेंटेबल शक्ल में जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसपे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन ज़ाहिर है आप कुछ ना कुछ तो सोच के जाएँगे ना। एंड देन मुझे बात करनी है, तो मुझे प्रेज़ेंटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे कैसे बात करनी है, कौन-सी एग्ज़ाम्पल कैसे देनी है, किस एग्ज़ाम्पल पे कब रुकना है, ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अब होगा क्या कि आप इस सबको अलाइन करेंगे पर्पस के साथ। अब मेरा पर्पस ये हो कि मैं किसी को इम्प्रेस कर लूँ या किसी को इन्फ्लुएंस कर लूँ नेगेटिव सेंस में, तो ठीक है, वो सब ऑल इन वेन है। लेकिन अगर मेरा पर्पस ये है कि मैं 50-60 मुसलमानों को इन्फ्लुएंस करना चाह रही हूँ ना पॉजिटिव सेंस कि उन तक मेरी बात बेहतर तरीके से पहुँचे। ज़ाहिर है जब मैं बात करूँगी, जब मैं सामने मौजूद होंगी, तो मेरी अपीयरेंस भी मैटर करेगी, मेरा नॉन वर्बल क्यू भी मैटर करेगा, मेरा आईपीएस भी मैटर करेगा। तो उस सब पे तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। तो पॉइंट इज़ कि आप इस सबको पर्पस के साथ अलाइन करेंगे। जब आप बच्चों को भी बताएँगे तो फंडामेंटल्स आप क्लियर करेंगे, बाकी दुनिया की फंक्शनिंग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेगी। राइट? एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट भी हाई सेल्फ एस्टीम के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। अब मैंने जब अपनी फ़िलॉसफ़ी ऑन करनी है पूरी तरह से, और मैंने वो फ़िलॉसफ़ी, ज़ाहिर है जब मैं कोई चीज़ ऑन करूँगी, तो मुझसे 4 बंदे क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वर्किंग एज़ अ डॉक्टर इन यूके, ठीक है? तो अब मुझसे कोई नॉन मुस्लिम बंदा आके पूछे कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे, अब उसको पता है कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुझसे मेरी फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। तो जवाब में मेरी एलोक्वेंस, इनफैक्ट मेरी इंग्लिश का एक्सेंट, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करेंगी कि उस तक मेरी बात ठीक तरह से पहुँची या नहीं पहुँची। मेरा आईपीएस, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा नॉन वर्बल क्यू, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमने पहले चीज़ों को पर्पस के साथ अलाइन नहीं किया, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग वर्ल्डली सेंस में थोड़ा-सा आगे थे, उनका आईक्यू बेहतर था, प्रोफेशनल्स थे, दे माइग्रेटेड टू बेटर कंट्रीज़, उन्होंने अपने फंडामेंटल्स चेंज कर लिए, लिबरलिज़्म की तरफ या एथियज़्म की तरफ। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमें इस ट्रेंड को चेंज करना है, वी हैव टू बी द ट्रेंड सेटर, कि हाँ, हम अच्छे प्रोफेशनल भी होंगे, हम कॉम्पिटेंट भी होंगे, हमारी अंग्रेज़ी भी सही होगी, हमारी उर्दू भी सही होगी, हमारी पंजाबी भी सही होगी, हमें सारे लबो लहजे का पता होगा, एंड स्टिल आई एम वेल रूटेड इन माय फंडामेंटल्स। ओके, गॉट इट मैम। अच्छा मैम, इसी या के साथ एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि आप नॉन मुस्लिम्स की सेल्फ एस्टीम को कैसे देखती हैं? जैसे देखिए ऐसे में, हाँ, हाँ, पैलेस्टीन ये बड़ा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था एक्चुअली। देखिए एस्टीम जो होती है ना, ये बेसिक, जैसे हमने कहा है कि एक ह्यूमन नीड है। एस्टीम का पेडेस्टल क्रिटिकल होता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे कोलीग ने मुझे कहा कि भई मैंने जो है ना, बस पे आएगी ना अगली, तो मैंने रेंज रोवर खरीदनी है, और मैं जब 10th ग्रेड में था ना, तो तब से मैंने यही सोचा हुआ था। तो मुझे पता चल गया कि हाँ भई, उस एस्टीम तो उसकी है, लेकिन एस्टीम किस चीज़ पे बिल्ट है? रेंज रोवर के ऊपर बिल्ट है। बिल्कुल इसी तरह से किसी और ने कहा कि वो जो नया स्कार्फ लॉन्च किया है ना लुई विटॉन वालों ने, मैंने वो खरीदना है। तो वो पता चल जाता है कि उसकी एस्टीम का पेडेस्टल क्या है। तो एस्टीम तो हर एक की होगी, नॉन मुस्लिम की भी होगी, मुस्लिम की भी होगी, लेकिन उसका पेडेस्टल डिसाइड करेगा। अब मेरी एस्टीम मिसाल के तौर पे इस्लाम के ऊपर बिल्ट नहीं है, तो फिर आई हैव टू चेंज माय नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जो वही चीज़ कि जब मैंने मर जाना है, तो आपने तो, आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने तो आखिरत को देखना है, और आखिरत के लिए मुझे अपनी एस्टीम सिर्फ और सिर्फ अपनी फिलॉसफी पे बिल्ड करनी पड़ेगी। और आपको ऐसे नॉन मुस्लिम भी मिल जाते हैं जिनकी एस्टीम फिलॉसफी के ऊपर बिल्ड होती है। सब फिजियोलॉजिकल में कॉट अप नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी का यही हिसाब किताब होता है कि वो फिजियोलॉजिकल में ही कॉट अप होते हैं। इंडीड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, जज़ाकल्लाह खैर मैम। आमीन। अरसलान। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा इसी से रिलेटेड बात थी जो मैंने रखनी थी कि इन्होंने एक बात कही थी कि मतलब मोस्टली सहाबा जो थे वो गरीब थे। मतलब जब वो इस दुनिया से जाने लगते थे तो उनके पास कुछ नहीं होता था। दैट डज़न्ट मीन कि उनके पास कुछ होता नहीं था, उनने अपने लिए कुछ नहीं रखा।
उन्होंने जो था वो दुनिया के लिए वफ़ किया। नहीं तो आखिरी टाइम पे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर पे तकरीबन जो है जंगें शुरू हो गई थी बड़ी, और बहुत माल गनीमत आता था। और हसन हुसैन के टाइम पे भी सेम ही, अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी सेम ही सिचुएशन थी कि उनको माल गनीमत का एक हिस्सा आखिरी टाइम तक मिलता रहता था। पर उनकी जो साइकोलॉजी बिल्ड थी वो इस चीज़ के ऊपर थी कि हम जब अल्लाह के हजूर पेश हों तो हमारे पास इस दुनिया से रिलेटेड कोई चीज़ जुड़ी रह ना जाए। क्योंकि इसके ऊपर एक वाक़या भी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आखिरी टाइम पे जब वो बेहोश हो रहे थे और वापस होश में आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि मेरे पास क्या मौजूद है इस घर में ना, मेरी मलकियत में से? तो उन्होंने बोला कि कुछ अशरफियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वक़्फ़ कर दो। तो उन्होंने जब वापस बेहोश हुए और उन्होंने हज़रत आयशा ने नहीं वक़्फ़ की, तो वापस जब वो होश में, और उन्होंने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या तुमने वो अशरफियाँ वक़्फ़ कर दी, बाहर दे दी किसी को गरीब को? तो उनका आगे से यही जवाब था कि नहीं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं दी। तो उन्होंने आगे से उसका जो जवाब दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने रब के हज़ूर इस हाल में पेश हूँ कि इस दुनिया की कोई चीज़ मेरे पास मौजूद हो? तो उनकी जो साइकोलॉजी बिल्ड थी वो इस चीज़ के ऊपर, ये चीज़ आपने जो है ना अलग करनी है, अलग इस चीज़ से कि पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है। उसको कैसे यूज़ करना है वो उस सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एज़ अ मुस्लिम पावर में नहीं होंगे, हम अगर ये साइकोलॉजी बिल्ड कर लेंगे अपनी कि पैसा कमाना बुरी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली लोग इसी चीज़ में स्टक हैं कि इस्लाम का मतलब है कि पैसे से दूर होना, अपने पास कुछ ना रखना, नहीं। पैसा कमाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप अपने पैरों पे इस तरह स्टेबल होने चाहिए ताकि आपकी जहाँ पे आप आवाज़ रखें, वहाँ पे आपका कोई स्टेटस हो। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है ना, जो आपने साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, वो ये है कि आप किस तरह उस चीज़ को यूज़ करते हैं, मेरे ख़्याल से। एग्जैक्टली ये जब आप मेरी बात। डोमिनेंस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल ये वाले पिलर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप हायरार्की जी। इकोनॉमिक्स के ऊपर हैं तो इन्फ्लुएंस तो आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप अपनी फिलॉसफी को रख भी सकते हैं। यू आर राइट। जी। चलें, बस यही बात थी मेरी। आगे आप कंटिन्यू करें माशाल्लाह। जी, दुआ आमिर। जी, मैंने कुछ पॉइंट्स निकालने थे। पहले तो ये कि सेल्फ एस्टीम जो मैंने सुना था या पढ़ा था, मुझे फिर से याद नहीं है, ईमान की तरह फ्लक्चुएट होता है। योर हाईएस्ट एफर्ट जो है इट इज काउंटेड, लेकिन कभी कभार इट कम्स लो एंड इट कम्स डाउन एंड कम्स अप। जैसे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ देखी जाती है कि कभी कभार तो बंदा बीमार हो जाता है, लेकिन ज्यादातर बंदा सेहतमंद है, या ज्यादातर बंदा बीमार है और कभी कभार ही कभी ठीक होता है। लेकिन आई डोंट नो इफ समबडी कैन क्लियर दैट टू मी। और सेकेंडली मैंने ये पॉइंट रेज करना था कि अच्छी ड्रेसिंग वगैरह का, और एक चीज तो होती है कि आपने नॉर्मल ड्रेसअप करना है, डिसेंट ड्रेस करना है और क्लीन अप रहना है, वो तो क्लीन अप रहना तो ईमान का हिस्सा है। लेकिन उससे ज्यादा आप कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, आप कह सकते हैं कि आप कम कपड़े खरीद रहे हैं लेकिन ड्रेसिंग आपने सही रखी हुई है, क्योंकि यू आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इट्स ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ हर्डिंग। मेरा ओपिनियन ये है कि भी सब में घुलने मिलने की कोशिश ही हो सकती है कि योर लाइक कि मैंने अच्छी ड्रेसिंग करनी है जो दूसरों पे जो है उनकी नजरें मेरे पे डाले, कि वो शायद इस तरह मुझसे बात करेंगे। डिसेंट आपने ड्रेसिंग रखनी है, और ऐसे रखना कि आपको उनकी नजर मेरे पे पड़े, आप फिर उसको ब्रेक नहीं कर रहे, आप इस फिर साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे कि लोगों ने जो है ड्रेस टू इम्प्रेस वाला शुरू जो किया हुआ है। सेकेंडली आपने इस साइकिल को भी ब्रेक नहीं करना कि जो लोग इस चीज को छोड़ के फिर डिसेंट ड्रेसिंग सिर्फ करना चाहते हैं, बस। ओके, आप ना प्लीज माइक पे रहिएगा। दूसरी बात पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो ड्रेसिंग वाली बात है, यू आर राइट के आई हैव टू फिट इन ना, मुझे थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल तो लगना ही है, ताकि जब मैं अपनी फिलॉसफी को प्रेजेंट करूं या जो भी मैंने बात रखनी है, जब मैं उसको रखूं तो लोग मुझे सुने। इट मेक सेंस। आई एम गोना शेयर अ पर्सनल थिंग विद यू। मुझे साहिल दीन की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपने कभी नोटिस किया कि ये जो भी यूके वाला टूर है, ही यूज्ड टू वेयर 4 पीस, जो कि बहुत फॉर्मल ड्रेसिंग होती है, जो कि हमारे यहाँ हम अपनी मंथली मीटिंग्स में पहनते होते हैं कि हाँ भाई आपने पैंट भी पहनी है, कोट भी पहनी है, फेस कोट भी पहनी है और शर्ट भी पहनी है। इट्स काइंड ऑफ अ 4 पीस ऑन अ साइड नोट।
जो आपने पहली बात की थी प्लीज आप उसको रिपीट कर दीजिए, वो मुझसे तो मैंने मिस ये हो गई। की थी कि जितना मैंने पढ़ा है, ईमान भी फ्लक्चुएट करता है और इसी तरह सेल्फ एस्टीम भी करती है। अगर किसी के पास कोई रेफरेंस है अगेंस्ट और विद इट तो प्लीज बताएं। और दूसरी बात ये कि साहिल अदीम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन शुड बी अट्रैक्टिव, क्योंकि मैन जो है वो आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ओके। रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मुझे तो आज तक यही फेस करने को मिला है, क्योंकि औरतें जो है देर डिफरेंट, लाइक देर मोर पर्सनालिटी बेस्ड। कोई कॉन्फी रहना चाहती है, कोई ज्यादा जो है फ्लावरी सी होती है, कोई मतलब वो अपने अपने बेस पे करती है, कोई ज्यादा डिसेंट रहना चाहती है, कोई कहती है नहीं मुझे तो थोड़ा सा डेकोरेटिव पसंद है। लेकिन जो मर्द होता है सोसाइटी का, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी। तो तो साहिल औरतें भी तो रिप्रेजेंट करती हैं सोसाइटी को, मुझे ये बात समझ नहीं आई। औरतें करती हैं, लेकिन औरतें के अट्रैक्शन वाला पॉइंट उस तरफ नहीं ना होता। जैसे अगर साहिल दीम ड्रेसअप करता है, सो ही इज प्रॉपरली ड्रेस्ड लाइक समवन जिसका जो बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी के साथ है, और वो साथ में ही इज रेडी टू टेक अप एनी एक्शन कि अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे। लाइक मर्द की ड्रेसिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कहा नहीं क्या कि मर्द जो है वो परफ्यूम बाहर लगाए लेकिन औरत ना लगाए, क्योंकि औरत पे तो परफ्यूम। आई गेट योर पॉइंट, मुझे अब समझ आ गई आपकी बात। हाँ नहीं, आपकी ड्रेसिंग ऑब्वियसली प्रोवोकेटिव तो नहीं होगी, आपकी ड्रेसिंग मॉडेस्ट ही होगी, जैसे हम नॉर्मली वेयर करते हैं। अबाया है, स्टॉलर है, आप अगर शेड्स यूज करते हैं आप शेड यूज कर सकते हैं। यू कैन वेयर सम नाइस शूज, आई थिंक दैट्स इट। यही चीजें हैं जो आप बाहर प्रेजेंट कर सकते हैं। बट माय पॉइंट इज, जो बेसिक सी चीजें नहीं होती जो आप भी डिस्कस करेंगे, कि बिल्कुल बेसिक सी बात है कि वो आयरन होने चाहिए प्रॉपरली, बैड स्मेल नहीं होना चाहिए, आपकी ओरल हाइजीन बेहतर होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें। हाइजीन तो हाइजीन एक चीज होती है, हाइजीन हाँ इज हाँ जस्ट। मुझे आवाज नहीं आ रही। दुआ आपकी आवाज कट हो रही है, आप चैट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मदीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नायाब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। फर्स्ट टाइम मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। अदरवाइज ज्यादातर सबको पता है कि मैं क्रिटिसाइज ही कर रही होती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और सेकंड, ये जो ड्रेस कोड पे बात हो रही थी, इस पे मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट बस ऐड करना चाह रही थी कि जो सिस्टर बात कर रही थी कि वुमेन्स जो हैं वो उनको मतलब रिप्रेजेंट कुछ नहीं करना होता, तो उनके लिए जरूरी नहीं है, और मेंस के लिए पैंट या सूट वगैरह जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे माइंड में ये आता है कि हम लोग पैंट सूट को, या फिर मतलब हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी है कि हमें शलवार कमीज एक बहुत ज्यादा वो लो स्टैंडर्ड का ड्रेस लगता है, या फिर बुर्का और चादर अगर किसी ने ओढ़ी है तो इट्स डजंट मीन कि वो कोई लो स्टैंडर्ड या कोई बहुत गरीब इंसान है। तो ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी है कि हमें पैंट कोट या फिर मतलब जो ब्रांड के ड्रेसेस हैं वो लगता है कि वो हाई क्वालिटी के हैं, या वो लोग जो हैं वो डिसेंट हैं, और जिन्होंने बुर्का पहन लिया या चादर पहन लिया या जिन्होंने शलवार कमीज पहन लिया है वो मतलब डिसेंट नहीं है, वो ओट लगते हैं। तो ये सारी साइकोलॉजी की बात है, इसका डिपेंड करता ही नहीं है कि अगर कोई पैंट कोट में है तो वो डिसेंट है और दूसरा नहीं है। और हमने ड्रेस को जिस सेंस में देखा है हमने उसको उसी सेंस में बना लिया। हालांकि जो बुर्का पहनती हैं, जो चादर लेती हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत मॉडर्न लगती हैं। अगर हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हो कि हमें वो लगती हैं अच्छी, तो हम उनको भी मॉडर्न ही, हमें वो भी मॉडर्न ही लगेंगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रामाज में कर दिया है ना कि जिसको गरीब बनाना होता है ना उसको चादर दे देते हैं, और जिसको अमीर दिखाना होता है उसको ब्रांड ड्रेस में या पैंट शर्ट में दिखा देते हैं, तो वो हमारी शायद अवाम की भी साइकोलॉजी ऐसी बनी है कि हम समझते हैं कि अगर औरत बुर्के में है तो वो ओल्ड है, तो ब्रांड में है तो वो फिर फैशनेबल है। तो बस मैं ये ऐड करना चाहती थी कि वो सिस्टर को मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि बुर्का चादर या शलवार कमीज गुर्बत की निशानी नहीं है, अगर हम अच्छे तरीके से पहने तो वो भी बहुत अच्छी और मॉडर्न लगती है। ओके, यू आर राइट इंडीड। ये सुपीरियर इन्फीरियर साइकोलॉजी, अगर मैं इन्फीरियर साइकोलॉजी में हूँ, मेरी एस्टीम लो है, तो मैं गुची के कपड़े भी पहन लूंगी तो मैं लो ही फील करूंगी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो सकेगा। ऑन कॉन्ट्ररी साइड, अगर मेरी एस्टीम हाई है, मैं सुपीरियर साइकोलॉजी के ऊपर हूँ, तो मैंने किसी लोकल मार्केट से भी कपड़े ले लिए तो आई एम गुड टू गो।
ये बात आपकी ये हमारी तरफ है, लेकिन जो देख रहा है ना उसकी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, वो उसकी कैसी बनी है। अगर उसको ये चीजें इम्प्रेस कर रही हैं कि फलां बंदे ने गुची का ड्रेस पहना है तो वो बहुत डिसेंट है, तो फिर वो उसकी साइकोलॉजी पे भी है कुछ मसला। हाँ, वो तो फिर ज़ाहिर है हम परसीव करने वालों पे है ना। जी सही। ओके नायाब, थैंक यू। हमारे पास चैट में एक क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन शिफ्ट्स हिज फिलॉसफी, is it normal to go through depression, low self-esteem or personality disorders? राइट नाउ तो जाहिर है, क्योंकि राइट नाउ तो मेजॉरिटी की एस्टीम जो है वो बिल्ट है फिजियोलॉजिकल पे। तो जब मैं अपनी फिलॉसफी के ऊपर शिफ्ट करूंगी तो जाहिर है, इनफैक्ट मुझे तो बहुत सारे उसमें वो ताने का फैक्टर भी आ सकता है कि अच्छा तुम्हें ज्यादा इस्लाम पता चल गया, तुम ज्यादा मौलवियानी हो गई हो। ये चीजें तो 100% होंगी, बट वी हैव टू एंकर टू दैट। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। Okay, जज़ाकल्लाह खैर नायाब, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। या जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन्स प्रेजेंस, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे, फीडबैक दिया। चैट में देखी थी बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स से, माशाल्लाह अच्छी डिस्कशन थी। तो अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए और हम सबको मिलके इल्म की समझ बूझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन। आप सब फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिएगा। सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह डिस्कशन फोरम के अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।